जय हिंद बच्चों, सभी का खिलौना एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से कम्प्लीटली निःशुल्क सी-टेट और सी-जी-टेट की कम्प्लीटली तैयारी कर रहे हैं। जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पर आए हैं या जो भी बच्चे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सी-टेट और सी-जी-टेट की इस चैनल के माध्यम से आपको कम्प्लीटली तैयारी मिलेगी। और आज हमारा जो विषय है वो है हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र। हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हम लोगों ने इसके पहले अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 पांचों अध्याय को हम लोगों ने पढ़ा है। और हमेशा से आप अगर जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता ही है कि जब भी मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका होता है, ठीक है, चाहे थ्योरी हो चाहे मैथ से हो, शुरुआत पहले बेसिक होगा, ठीक है, चाहे वो मैथ से हो चाहे थ्योरी हो, इतना बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा कि आसानी से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद जितने जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं या जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके देखेंगे। मतलब हम इस चैप्टर पे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद विगत वर्षों में जितने जो प्रश्न आए हुए हैं उन सारे प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम लिखिए अध्याय 6 भाषा कौशल। ठीक है, अब भाषा कौशल क्या होता है इसके बारे में एक करके देखेंगे। जितने जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। ठीक है, अब टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, नोट करते चलो, उसके बाद हम एक एक करके देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला। जितने जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, चलिए अब विगत वर्षों के भी प्रश्न पूछे जाते ही हैं इस चैप्टर से। हर साल 2 से 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं। मतलब इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लिए तो 2 से 3 नंबर, तो मतलब 2 से 3 प्रश्न तो आपको फिक्स है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो अब बेसिक समझते हैं इस चैप्टर से संबंधित। तो इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर में हमने देखा है कि मनुष्य क्या है, या आप दैनिक जीवन पे भी देखते हैं एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो एक एक करके बेसिक पॉइंट समझिए कि अब जब सामाजिक प्राणी है तो जीविकोपार्जन के लिए भाषा का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। क्यों? अब भाषा का क्यों जरूरत पड़ता है? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, भाषा या बोली, ठीक है, तो आप अपने मन के विचारों को सामने तक पहुंचाएंगे कैसे, या दूसरे की बातों को आप समझेंगे कैसे? ठीक है, तो इसीलिए यहां पर आ जाती है भाषा। ठीक है, अब भाषा कौशल को कैसे बेहतर किया जाता है उस सारे चीजों को हम इस पूरे अध्याय पर देखेंगे। ठीक है, तो अब सामाजिक प्राणी हैं और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए, संप्रेषण का मतलब होता है आदान प्रदान, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लिख लो कम्युनिकेशन, इसको संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, आदान प्रदान या बात करना। ठीक है, ठीक है, यहां तक लिख लो। अब स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाता है। अब सामने वाला व्यक्ति, जैसे अगर आप बोल रहे हैं तो सामने वाला सुनेगा, अगर आप लिख रहे हैं तो सामने वाला पढ़ करके देखेगा। तो ये दोनों माध्यम से अपने भाव को, जो भी आपके मन में जो भाव है या जो भी आपके मन में जो विचार है उसको आप क्या करेंगे, या तो बोलेंगे या तो लिख करके, तो सामने वाला क्या करेगा, सुनेगा या तो पढ़ करके उनके विचारों को ग्रहण करता है। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहते हैं। तो लिखिए, भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहते हैं। अब चार कौशल कौन कौन से हुए? तो सुनना, क्या करना, छोटे पॉइंट पे लिख लो, ये होता है सुनना। भाषा कौशल में क्या हो जाएगा, सुनना। दूसरा क्या होगा, बोलो, वाचिक। वाचिक मतलब बोलना। तो पहला हो गया सुनना, दूसरा क्या हो गया, बोलना। अब आगे अगला में क्या हो जाएगा, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, मतलब पढ़ना। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, लिखना। अब इसको और आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, इसी सीक्वेंस को जैसे बुक वाले ने दिया हुआ है, इसी को थोड़ा सा आसान करते हैं। देखो, जो आदमी लिख नहीं सकता वो सबसे पहले क्या करेगा, बोलेगा। अब जब बोलेगा तो आप क्या करोगे, सुनोगे। तो पहला क्या हो गया, बोलना। क्या हो गया, बोलना। दूसरा क्या होगा, सुनना। ठीक है, अब जिसको, जो बोल नहीं सकता, ठीक है, क्या, जो बोल नहीं सकता वो क्या करेगा, लिखेगा। क्या करेगा, लिखेगा, और उसी को आप क्या करोगे, पढ़ोगे। तो लिखना हो गया
और अगला क्या हो गया, पढ़ना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से नोट कर लो। बोलना, सामने वाला बोलेगा तो आप सुनोगे, सामने वाला अगर लिख रहा है तो आप उसको पढ़ोगे। तो इस 4 सीक्वेंस को याद रखना, और इसी 4 चीजों को ही हम क्या कहेंगे, इन 4 क्रियाओं को ही भाषा कौशल कहेंगे। क्या क्या, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। क्या, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना को ही हम क्या कहेंगे, भाषा कौशल। आसान शब्दों में लिख लो कि भाषा से संबंधित इन 4 क्रिया कौन कौन सा, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना को ही हम क्या कहेंगे, भाषा कौशल। आसान शब्दों में लिखिए। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ूं, इस पूरे स्लाइड का कोई मतलब नहीं रहा, बस एक लाइन पे बस लिख लो कि भाषा कौशल उसको कहते हैं जहां पर इन 4 क्रियाओं के बारे में देखेंगे हम, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। इसी में अब श्रवण कौशल का क्या अर्थ है, एक एक करके हम एक एक टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल पे मत जाइए क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होगा ही, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट चलते हैं। ठीक है, अब श्रवण कौशल से क्या मतलब होता है, श्रवण कौशल का मतलब होता है सुनना। श्रवण कौशल का क्या मतलब होता है, सुनना। अगर आपकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है, मतलब आप बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आपकी लिसनिंग पावर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि दिमाग में स्टोर करने का काम, ठीक है, क्या सबसे शुरुआती क्या होता है, सुनना। ठीक है, जैसे देखो जब छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जब छोटा बच्चा बोल तो सकता नहीं, सारा काम क्या होगा, सुनने पर निर्भर होगा। किस पर निर्भर होगा, सुनने पर। अगर बच्चा अच्छे से अगर सुन नहीं पा रहा है तो याद रखना वो जल्दी बोल भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो जिसमें सुनने का क्वालिटी अच्छा होगा, ठीक है, जो अच्छे से सुन लेता है वो अच्छे से बोलेगा। अगर जो बच्चा अच्छे से सुन नहीं पाता है वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण ये है कि जब सुनेगा तो बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। जो कुछ भी अगर आप सुने रहोगे तभी तो उसको बोल पाओगे। तो बच्चा जब तक सुनेगा नहीं तो उसके दिमाग में कोई भी शब्द शैली क्या होगा, शब्दकोश बढ़ेगा नहीं, सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो क्या होगा, कुछ बोल ही नहीं पाएगा। इसीलिए जो बच्चे सुनते हैं वो अच्छे से बोलते हैं, जो बच्चे अच्छे से सुन नहीं पाते हैं वो अच्छे से बोल भी नहीं पाते, टाइम लगता है। ठीक है, चलिए आगे तो लिखिए, श्रवण कौशल इंग्लिश में क्या कहेंगे, लिसनिंग स्किल का संबंध कर्ण अथवा कानों से है। श्रवण शब्द का अर्थ होता है सामाजिक प्रसंग में सुनने से ग्रहण किया जाना। तो इसको आसान शब्दों में श्रवण कौशल मतलब क्या, सुनने में दक्ष होना। ठीक है, सुनने में क्या होना, दक्ष होना। दक्ष होना मतलब जिसमें पारंगत हो जाए, ठीक है, उसमें कौशल रहे। ठीक है, सुनने में दक्ष होना। ठीक है, अब आगे जैसे क्या, छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है तथा उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। यदि छात्र के श्रवण इंद्रियों में दोष है तो वह न तो भाषा के वाचिक कौशलों को सीख सकता है और न ही बोलकर अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकता है। अतः भाषा ज्ञान शून्य के बराबर ही रहेगा, क्योंकि बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जन करता है। जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बच्चे जो है कोई भी चीज को, बच्चे हो, माना हो, कोई भी हो, ठीक है, क्या सबसे पहला काम क्या होगा, श्रवण से होगा। समझ में आ गया, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। श्रवण कौशल का मतलब होता है सुनना। ठीक है, अगर जो सुनने में दक्ष होगा, जिसका सुनने का अच्छा स्किल होगा, वो अच्छे से बोल पाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। अगले पॉइंट पे लिखिए, श्रवण कौशल का शिक्षण का महत्व। ठीक है, अब श्रवण कौशल क्यों पढ़ाना चाहिए, ठीक है, उस पर क्यों टीचिंग लर्निंग देना चाहिए, इसको समझिए। तो श्रवण कौशल शिक्षण का महत्वपूर्ण निम्न प्रकार वर्णित है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि किसी भी चीज को बोलना या कोई भी भाषा को सीखने के पीछे सबसे पहला काम क्या होता है, सुनने का। ठीक है, अब आगे देखिए, बच्चा जन्म उपरांत ही सुनने लग जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहला क्या काम करता है, सुनने का। बोल तो पाएगा नहीं, शुरुआत में केवल क्या होता है, सुनता है। ठीक है, ये ध्वनियां उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं, जो भी सुनेगा उसके दिमाग में क्या होगा, सेव होते जाएगा। ठीक है, अब और बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती है अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। ठीक है, का, की, आ, ई, ये छोटे छोटे जो बारीकियां हैं, जब अच्छे से सुनेगा तब तो समझ पाएगा। अगर अच्छे से सुन ही नहीं पा रहा है तो शब्दों के बीच के अंतर को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, काका और कका में अंतर समझ नहीं पाएगा। समझ में आ गया, पिता और पिता में अंतर समझ नहीं पाएगा। तो धीरे 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 अगर
सुनने का अगर शक्ति अच्छा है तो क्या होगा, हर चीज को, शब्दों के बीच को क्या कर पाएगा, अलग अलग दोनों में क्या अंतर है समझ पाएगा। ठीक है, अगला, श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार है। तो जब भी अगर आपको नया भाषा अगर सीखना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, आपको सुनने का कौशल होना चाहिए। अगर सुनने का कौशल अगर नहीं है तो आप नया भाषा नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो कम धीरे धीरे सीखेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे। अगला, इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। इसे अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि अध्ययन की आधारशिला क्या होती है तो लिख लो, क्या बोलोगे, श्रवण कौशल। प्रश्न अगर आ गया कि अध्ययन की आधारशिला किसको बोलते हैं तो क्या बोलोगे, श्रवण कौशल को। नोट कीजिए। अगला, इससे वाचन कौशल का विकास होता है। वाचन कौशल का मतलब क्या होता है, बोलने का। तो पहला क्या बताया मैंने, सुनने का काम पहले क्या होगा, पहले सुनने का होगा और दूसरा काम क्या होता है, बोलने का। तो जैसे बच्चा सुनेगा वैसे बोलेगा, अगर सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। समझ में आ गया। तो श्रवण कौशल से फिर क्या होगा, वाचिक कौशल का विकास होगा। समझ में आ गया। आगे, इससे लेखन कौशल के विकास में भी सहायता मिलती है, यह व्यक्तित्व के विकास में भी सहायता मिलती है। अब जो सुन रहा है, बोल रहा है, अगला क्या होगा, लिखना। ठीक है, अब जैसे मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि श्रवण कौशल लिखिए, ठीक है, अब श्रवण को आप कुछ और सुन रहे हैं तो क्या होगा, लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो जब अगर आप क्लियर समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए बहुत बार क्या होता है, नेट अगर अच्छे से नहीं चलते रहता है तो मेरा आवाज क्या होगा, धीरे जाएगा। ठीक है, तो आप सुन नहीं पाएंगे अच्छे से। ठीक, तो जब अच्छे से सुनाई देगा तो अच्छे से आप लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो सुनने का आधार क्या है, बोलना, बोलने से फिर आगे क्या होगा, लिखना। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखिए, श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, फिर से उसी बात को फिर से घुमा दिया है, एक ही चीज का आधार है, समझते हैं। ठीक है, अब आधार क्या है इसको समझिए। छोटे छोटे पॉइंट पे लिखते चलेगा, क्योंकि चैप्टर लंबा है। जब तक छोटे छोटे पॉइंट लिखेंगे नहीं, बाद में ऐसा लगेगा कि सर सब मिक्सचर हो गया, क्योंकि सब बातें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट लिखते जाइएगा। जो छोटे छोटे कीवर्ड बताते जा रहा हूं उसको लिखते चलना। ठीक है, सब कुछ लिखोगे तो बुक और कॉपी या नोट्स में अंतर नहीं रह जाएगा, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट लिखते चलना। थ्योरी क्लास है, मैथ्स क्लास रहता है तो आप इंगेज हो सकते हैं, लेकिन थ्योरी क्लास में थोड़ा सा क्या होगा, इसीलिए लिखते चलिए। ठीक है, लिखिए श्रवण कौशल के शिक्षण के उद्देश्य। तो श्रुत सामग्री, श्रुत मतलब क्या होता है जानते हो, क्या होता है श्रुत, श्रुत लोग जानते हैं, हाँ। ठीक है, तो श्रुत सामग्री को भली भांति समझकर सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। सुन करके क्या करना, अर्थ ग्रहण करके क्या करना, अर्थ ग्रहण करने की योग्यता। ठीक, अगला, छात्रों में भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। ठीक है, अगर श्रवण कौशल अगर अच्छा है तभी तो उसको अच्छा लगेगा और भाषा संबंधी उसके साहित्य में रुचि बढ़ेगी। छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। ठीक, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, धैर्य पूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना, ग्रहणशीलता की मना स्थिति बनाए रखना, शब्दों, मुहावरों, युक्तियों का प्रासंगिक भाव एवं अर्थ समझना। मतलब सारा चीज सुनने में उसको दक्ष करना। सिंपल सा आसान शब्दों में लिख लो, मतलब सुनने की क्षमता को विकसित करना। क्या करना, सुनने की क्षमता को विकसित करना और साथ ही साथ उसमें रुचि पैदा करना। अब रुचि कैसा पैदा करेंगे, तो आप कहानी, कविता, ठीक है, सारांश, मुहावरे, लोकोक्ति का प्रयोग कर करके आप क्या करेंगे, उनके मन में सारा खेल, इंटरेस्ट जगाना, रुचि पैदा करना, इच्छा जागृत करना। ठीक है, हो गया। इतना शॉर्ट फॉर्म पे लिखिए कि क्या, सुनने की क्षमता को बढ़ाना, रुचि को बढ़ाना, इच्छा को बढ़ाना। ठीक है, ताकि बच्चे साहित्य की ओर आगे बढ़ पाए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। ठीक है, चलिए अगला, नेक्स्ट, उसी सेम पॉइंट को फिर से घुमा फिर आया है। क्या कि अगर बच्चा अच्छे से सुनेगा तो मौलिकता में क्या होगी, वृद्धि होगी, सीखेगा। ठीक है, छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होगा। अगला, स्वर आघात, बाल आघात एवं स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण कर पाएगा, कि इसको क्या बोलते हैं, भाव अनुभूति कर सकना, भाव अभिव्यक्ति के ढंग को समझ सकना, भावों, विचारों, तथ्यों का मूल्यांकन कर सकना। तो सारा खेल किस पर होगा, सुनने पर। सुनने पर अगर सुनने का दक्ष अगर अच्छा है या
उस पर पारंगत हो गया है, अच्छे से सुन पा रहा है, मतलब ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए जब भी कहीं पर भी ज्ञान ग्रहण करने जाओगे तो हमेशा याद रखना, पहले भी बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं, जैसे एक नल है, ठीक है, अगर बाल्टी में अगर खाली रखोगे तो क्या होगा, आप उसमें पानी भर पाओगे, अगर अपने आप को ही अगर पूरा फुल समझोगे तो क्या होगा, ज्ञान बाहर चल देगा। समझ में आ गया। तो जब भी कहीं पर भी जाते हो, चाहे कोई भी छोटा से छोटा बच्चा भी क्यों ना हो या बड़े से बड़े ज्ञानी के सामने भी क्यों ना हो, अपने आप को खाली करके जाना दिमाग को, ताकि वो सामने वाला जब बोले तो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। जब अच्छा लगेगा तो उस चीज को दिमाग में रखना, जो अच्छा नहीं लगेगा उसको बाहर कर देना। समझ में आ गया। हम जीवन में अक्सर सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं। हर कोई, देखिए इस दुनिया में हर किसी के पास हजारों प्रॉब्लम है, हर कोई अपने प्रॉब्लम को दूसरे को बस क्या करना चाहता है, सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है। आप कभी देखें आपके आस परिवार में बहुत लोग देखे होंगे, कभी भी कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता और सुनना ही नहीं चाहता, इसलिए आजकल के रिश्ते क्या हो जाते हैं, कुछ दिनों के लिए रहते हैं। समझ में आ गया। कारण क्या होता है, कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई सा भी कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो सुन सकता है वो सब कुछ कर सकता है। आगे लिखिए, श्रवण कौशल के शिक्षण विधियां। लिखिए अगला विधि को छोटे छोटे पॉइंट पर समझेंगे कि श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां क्या है। तो लिखिए सस्वर वाचन। सस्वर वाचन का मतलब क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन और कक्षा में किसी अन्य छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यान पूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, यति, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त होना। जैसे मान ले जाए सस्वर वाचन का मतलब क्या होता है, मैं जैसे बोल रहा हूं बच्चा भी उसको क्या करे, उसको दोहराए। जैसे मान ले जाए मैं बोल रहा हूं छात्र अध्यापक द्वारा, तो बच्चे क्या बोलेंगे, छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन, तो बच्चा भी क्या बोलेगा, किए गए आदर्श वाचन। और तो और पढ़ेगा, कक्षा है तो कक्षा पढ़ेगा, में है तो में, किसी तो किसी। तो अब इसमें क्या हो रहे हैं, इस शब्द को बच्चा जान पाएगा कि इसको क्या बोलते हैं, छात्र बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अध्यापक। शुरुआती में जब छोटे बच्चे होते हैं तो अलग अलग करके पढ़ाना पड़ता है। जैसे क्या, छोटे की मात्रा की और ए में एक मात्रा ए, तो किए। उसके बाद क्या हो जाएगा, आ, द और ऊपर में क्या है, र की मात्रा है और सा, आदर्श। ठीक है, वा में वा की मात्रा वा और च और न, तो क्या बना, वाचन। तो जब टीचर जो है या जो भी अध्यापक है, जब एक एक छोटे छोटे वर्णों को जब पढ़ पढ़ के बताता है, तो जो छोटे बच्चे हैं उस हिसाब से सीखते हैं। बड़े बच्चे हैं तो आप सीधा सेंटेंस को समझाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक वर्णों को समझाना पड़ेगा। चलिए अगला लिखिए, प्रश्नोत्तर विधि। कक्ष शिक्षण के दौरान अध्यापक पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा, मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाया, उसका जैसे हमेशा मैं प्रश्न पूछता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाया हूँ क्या आपको समझ में आया, तो आप लोग बोलते हैं यस सर समझ में आया। तो ये क्या होता है, प्रश्नोत्तरी का काम होता है छात्र और अध्यापक के बीच में। ठीक है, तो क्या कक्ष शिक्षण में के दौरान, ठीक है, अध्यापक पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है, तब छात्रों के उत्तर से इन तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं किया है। जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, आपने पूरा रामायण समझा दिया और लास्ट में पूछा कि राम भगवान और सीता माता क्या है, ठीक है, तो बच्चे ने क्या बोल दिया, कुछ एबीसीडी कुछ नहीं जान रहे, भाई बहन बोल दिए, तो गड़बड़ नहीं हो गया। ठीक, तो वही है, कहते हैं ना कि पूरा रामायण खत्म हो गया, लास्ट में पूछे कि राम सीता कौन है, तो भाई बहन वाला कहानी ना हो जाए। समझ में आ गया। तो प्रश्न उत्तरी का मतलब ही होता है कि सामने वाला जो है जितना डिलीवर कर रहा है, जितना बता रहा है, क्या बच्चों ने उतना कुछ सुना और उतना दिमाग में रखा कि नहीं रखा, इसको देखिए। समझ में आ गया, क्या समझ में आया, सस्वर वाला क्या समझ में आया, जैसा बोलना है बच्चा भी वैसे बोलेगा। ठीक है, ताकि शब्दों वाक्यों को समझ पाए। अगला, प्रश्न उत्तरी में जो भी कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, सामने वाला अपने दिमाग में कितना ग्रहण कर रहा है, इसको जानने के लिए प्रश्न पूछना है। ठीक है, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि अभी मैंने 3-4 टॉपिक पढ़ाया, जैसे भाषा कौशल क्या होती है, भाषा कौशल के भाग कौन कौन से होते हैं, उसके बाद सीखने के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, और मैंने बताया कि इसके शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। इतना जो अभी पढ़ाया, क्या आपको कंप्लीट समझ में आ गया? तो सारे के सारे बच्चे अगर यस लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया। नहीं आया होगा तो भी बताइए कितना समझ में नहीं आया। चलिए आगे, अगला लिखना
कि हम क्या देख रहे हैं, श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां, मतलब श्रवण कौशल को बढ़ाना। ठीक है, तो श्रवण कौशल को कहानी कहना एवं सुनना विधि, जैसे आप अक्सर देखते होंगे मेरा जब भी थ्योरी क्लास रहता है, थ्योरी क्लास में मैं अक्सर कहानियों को ज्यादा समावेश करता हूँ। क्यों? ताकि क्लास जो है रुचिकर लगते रहे, थोड़ा सा बीच बीच में, अगर बीच बीच में कहानी जब आती है ना तो इंटरेस्ट बना रहता है। इसीलिए आप अक्सर देखना हर 10 मिनट 15 मिनट में मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड, ताकि आपको बीच में क्या हो, वो रुचिकर लगते रहे। कंटिन्यू अगर मैं बोलते रहूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो यही सेम चीज अपने क्लास में जब भी आप टीचर बन करके जाएंगे तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर 60 मिनट की क्लास है, ठीक है, तो शुरुआत इतना जबरदस्त हो, ठीक है, कि आप शुरुआत क्या कर सकते हो, एक अच्छे कोटेशन से चालू कर सकते हो, अच्छे वाक्य से चालू कर सकते हो। ठीक है, क्या? प्रेरणादायक वाक्य। ठीक है, क्या? प्रेरणादायक वाक्य से क्लास चालू कर सकते हो, या कुछ कहानी से चालू कर सकते हो, या कोई प्रसंग से चालू कर सकते हो। समझ में आ गया? या सारे बच्चों को तारीफ करके, मतलब सिंपल सा बात है, बच्चों को क्या कर देना, अटेंशन लेकर के आ जाना, सिंपल सा काम। शुरुआत में जो भी वाक्य प्रेरणादायक दे रहे हैं या कहानी दे रहे हैं या प्रसंग दे रहे हैं, इसका मूल भाव क्या है, सारे बच्चों को क्या लेकर के आना, अपनी ओर ध्यान केंद्रित करवाना। समझ में आ गया? जैसे जब भी आप, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या कोई भी वक्ता होता है, जब भी जाता है तो शुरुआत में आप लोगों के लिए क्या बोलता है कि आप सभी लोग यहाँ आए हैं, ठीक है, और आप लोगों को देख करके मन विभोर हो गया, आप लोगों के लिए जोरदार तालियां, सब के सब ताली बजा रहे हैं। उसको क्या लगता है श्रोता को कि अरे ये हमारे लिए ताली बजवा रहा है, अटेंशन हो गया। उसके बाद फिर क्या बोलेगा, मेरे भाई और बहनों करके आपको संबोधित करेगा और आपकी दो चार तारीफ करेगा। अब तारीफ से क्या लगा, आपको अच्छा लगने लगता है। तारीफ के साथ साथ फिर कुछ या तो कहानी बोल देगा, या तो फिर शायरी बोल देगा, या तो फिर कुछ कोटेशन बोल देगा, या तो कोई प्रसंग बोल देगा, या तो प्रेरणादायक वाक्य बोल देगा। तो उससे क्या हो जाता है, ध्यान, सबका ध्यान उसके ऊपर आकर्षित हो जाता है। सेम वैसे ही जब बच्चे इधर उधर हल्ला जब करते रहते हैं, तो आपको शुरुआत करने के लिए ये आपको एक एक करना पड़ेगा। अब 60 मिनट की क्लास है, तो बीच में हर 15 मिनट 20 मिनट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करा दीजिए। ठीक है, या तो कुछ लोगों को खड़ा कर दीजिए, मतलब पनिशमेंट के रूप में नहीं, एक्टिविटी के रूप में। ठीक है, या प्रश्नोत्तरी करिए, या कुछ कहानी और बता दीजिए, ताकि बच्चे इंगेज रहें। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि केवल आप बोल रहे हैं और फिर बोल करके चल दिए। क्लास को और बच्चों के बीच इंटरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट, कहानी कहना और सुनना। अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुने, तो इससे पता लग जाएगा कि छात्रों ने कहानी सुनी या नहीं। मतलब जब आप कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, और कहानी सुनाने के बाद बच्चों से प्रतिक्रिया लिए कि उन्होंने क्या सुना, क्या समझा, ठीक है, और उससे क्या चीज सीखा। समझ में आ गया? कुछ लोग कहानी सुन तो लेते हैं, आप अक्सर देखेंगे, कहानी सुन लिए, ठीक है, सामने वाले को बता भी दिए कि ये कहानी था, लेकिन उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं कि इसका भाव क्या था। तो सामने वाले को पूछो कि आपने जो सुना, कि आपने कितना सुना, बच्चों से पूछिए कि आपने जो, मैंने अभी जो कहानी सुनाया उससे आप, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में मैंने नेपोलियन हिल की कहानी सुनाई थी, याद है? क्या था नेपोलियन हिल की कहानी का भाव, क्या था? हाँ हाँ, और आपने क्या सीखा पिछले वाले क्लास का? नेपोलियन हिल की मैंने कहानी सुनाई थी, एक बाज की कहानी सुनाई थी। जो बच्चे पिछला क्लास अटेंड किए हुए हैं वो लोग भी कहानी का जो भी भाव आपने सुना होगा या सीखा होगा उसको भी बताइएगा। एक महात्मा गांधी जी की कहानी सुनाया था, ठीक है, तो उसके बाद रामायण की कहानी सुनाया था, ठीक है, दुर्योधन की कहानी सुनाया था, महाभारत की कहानी सुनाया था। ठीक है, तो अब कहानी सुनाने के पीछे मकसद क्या है, कि ये जानना कि सामने वाला कितना सुना, कितना समझा, कितना सीखा और कितना बह गया। ठीक है, अब आगे उसके बाद आपने क्या किया, पता लगाया कि छात्रों ने कहानी सुनी या नहीं। कहानी के द्वारा बच्चों का क्या करना, ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित करना। जो शुरू में जो मैंने समझाया था कि कोई भी अगर वक्ता होता है, सारा काम क्या होता है, आकर्षण पैदा करना या आकर्षित करना। इतना समझ में आ गया? क्यों कर रहे हैं सब काम समझ में आ रहा है? क्लास को रुचिकर बनाना, सिंपल सा। ठीक है,
अगला, और उसके कौशल को, सुनने के कौशल को बढ़ाना। अगला लिखिए श्रुतलेख। श्रुतलेख जानते हैं, डिक्टेशन मेथड। अब क्या होता है इसको समझिए, आपके स्कूलों में आपने बहुत बार लिख किया होगा। वैसे तो श्रुतलेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसके साथ श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। श्रुतलेख सुन करके लिखना होता है, तो इसको बड़े अच्छे से अंडरलाइन कर लो आसान शब्दों में कि क्या सुन करके क्या करना, लिखना। जब आप सुन सुन करके लिखते हैं तो आपका मेमोरी पावर बढ़ता है। जैसे मैंने एक वाक्य बोला और आपने लिखा श्रुतलेख, तो आपने श्रुतलेख लिखा, ठीक है। श्रुतलेख रोज लिखना चाहिए, तो अब आपके दिमाग में क्या हो गया, वो पूरा सेंटेंस आ गया। इसी को अगर मैं 3-4 लाइन अगर बोलूं कि वैसे तो श्रुतलेख क्या होता है, लिखना होता है, लेकिन सुनने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लिखिए, आप, मैंने 2 सेंटेंस बोल दिया, अब 2 सेंटेंस को आपने सुना और आपने लिखा। देखिए, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके टीचर क्लासों में एक एक शब्द बोल बोल करके लिखवाते थे कि अभी लिखो वैसे तो आप क्या लिखे, वैसे तो। उसके बाद श्रुतलेख, तो आपने श्रुतलेख लिखा, ठीक है। लेखन तो लेखन, कौशल है तो कौशल। लेकिन जब इसी को कॉलेज में जब आप आ जाते हैं तो प्रोफेसर जो होते हैं वो एक वाक्य बोलते हैं या 2 वाक्य या 3 वाक्य बोलते हैं, फिर आप उसका लिखना चालू करते हैं। वो एक शब्द बोलेगा क्या प्रोफेसर जब आएगा तो। इवन कभी कभी कुछ प्रोफेसर लिखवाते ही नहीं, केवल क्या करते हैं, पढ़ाते जाते हैं 2-4 क्वेश्चन पूछे फिर सीधा घर या क्लास खत्म। समझ में आ गया? अब आ गया। लेकिन अब छोटे बच्चों को आप पढ़ाएंगे, तो छोटे बच्चों को जब भी पढ़ाएंगे तो आप क्या करेंगे, श्रुतलेख बोल बोल करके लिखवाएंगे, ताकि उनमें क्या हो, श्रवण कौशल हो। बहुत बार टीचर अपने क्या करता है, बोर्ड में लिख देता है और बच्चे क्या करते हैं, उसको उतार लेते हैं। समझ में आ गया? लेकिन क्या करना चाहिए, बोलना भी चाहिए और साथ साथ जो कठिन शब्द है उसको लिख करके बता भी देना चाहिए कि डिक्टेशन का स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है। अब आगे, अब छात्र ध्यान से सुनेगा, वह पूरा सामग्री को लिख लेगा। जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा उसके लेख के बीच बीच में शब्द वाक्यांश छूट जाएंगे। जैसे जिसका स्पीड धीरे रहता है वो छोड़ देगा, या जो अच्छे से सुन नहीं पाएगा वो भी छोड़ देगा। समझ में आ गया? तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चे का ध्यान कितना है, ये कितने चीजों को सुन पाता है और इसका स्पीड क्या है। जैसे मेरे यहाँ अभी 10th क्लास का एक बच्चा आया हुआ है, ठीक है। वो छोटे छोटे शब्दों को जो है ना हिंदी में नहीं लिख पाता है, ठीक है। अब सोचिए, इंग्लिश मीडियम का बच्चा 10th क्लास का है और छोटे छोटे हिंदी को नहीं लिख पाता है। उसको अभी शुरू से फिर से पढ़ा रहा हूँ, अभी क्रेज कोर्स के लिए आया हुआ है। मतलब यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर का बच्चा है। अब सुना होगा, यूट्यूब चैनल से देखा होगा, तो उनके पापा यहाँ भेजे हुए हैं। तो अभी 10th क्लास को उसको जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इतनी सारी कठिनाई होती है उसको पढ़ाने में कि आप समझ नहीं सकते। मतलब धैर्य की अपरम सीमा, चरम सीमा पहुंच जाती है। समझ में आ गया? चलिए अगला। लेकिन अब उस चीज के आदी हो गए हैं तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा वाला होता है, दूध भात है उनके लिए। अब समझिए अगला, भाषण विधि, ठीक है। अब भाषण विधि का क्या मतलब होता है, भाषण विधि का क्या मतलब, जो भी चीज अगर आप बोल रहे हैं सामने वाला कितना सुन रहा है और कितना सीख रहा है, ठीक है। तो श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने में भी प्रयुक्त किया जाता है कौन सा, भाषण विधि। अब प्रायः यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है। मौखिक कौशल मतलब बोलने के क्या को, कौशल को बढ़ाने का, बोलना कि आप कितने दक्ष हो पा रहे हैं बोलने में। बहुत बार बच्चे बहुत जानकार होते हैं, बहुत नॉलेज होता है, ठीक है, लेकिन बच्चे अपने बातों को बोल ही नहीं पाते हैं, डर जाते हैं। बोलते हैं कि सर मैं लिख के बता सकते हो। जैसे एक कल बच्ची मेरे यहाँ पढ़ने आई नवोदय सैनिक का, कि उसको मैं कुछ भी समझा रहा हूँ, ठीक है। अब वो बच्ची क्या होती है, बहुत टैलेंटेड है, अपने क्लास की टॉपर रही है, ठीक है, अब अभी भी टॉपर है ही। लेकिन जब भी कुछ भी सिखा रहा हूँ बोल नहीं सकती है, लेकिन अगर लिखने बोल रहा हूँ तो 100 में 100 सही लिख रही है। तो कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, लिख लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, इतना झिझकते हैं, ठीक है। तो अब उसको धीरे धीरे फिर उस पर वर्किंग कर रहा हूँ ताकि वो बोल पाए। और उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि सर इसको बोलवा दीजिए थोड़ा, और उसको फिर धीरे धीरे छोटे छोटे एक्टिविटी करवा रहा हूँ। चलिए अगला। तो मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है, किंतु छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने, क्योंकि भाषण समाप्ति के उपरांत उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब भाषण को केवल ऐसे सुन करके नहीं गंवाना है, सुनने के बाद आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान में रखते जाना। जैसे आप लोग क्लास को ध्यान से क्यों सुनते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि लास्ट में क्या पूछा जाएगा,
ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनते हैं। अगर मैं लास्ट में अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रखता तो आप समझ जाते कि भाई चलो ऐसे ही देखते हैं फिर चल देते हैं। ठीक, अगला, अब लास्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर से यह पता लग जाता है कि छात्रों ने भाषण ध्यान से सुना कि आया राम गया राम हो गया, इधर से आया इधर से बह गया। ठीक है, समझ में आया और समझ आ गया, दोनों में अंतर है। देखो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं अक्सर, समझ आया और क्या होता है, समझ आ और गया, इसका क्या मतलब हुआ? अब कॉमा का मतलब समझिए, इसीलिए बोलता हूं हिंदी क्यों जोड़ रही है। देखो समझ आया मतलब आपके दिमाग में आ गया वो चीज, ठीक है, लेकिन समझ आया और गया, समझ आया और गया, आ भी गया और चला भी गया। ठीक है, तो आपसे पूछता रहता हूं मैं हमेशा कि समझ आया कि आगे चला गया, समझ में आ गया? आया और गया, आया और गया वाला काम नहीं चलना है, आना है बस रोक करके रखना है। ठीक है, और बार बार हमेशा गाय का एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जैसे गाय खाना खाने के बाद जुगाली करते रहती है, वैसे जब भी मैं सुनते रहता हूँ या जब भी आप पढ़ते रहते हैं तो पिछले को तुरंत तुरंत दिमाग में रिमाइंड करते रहिएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है भाषण विधि के बाद। ठीक है, श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु द्रव्य श्रवण सहायक सामग्री, दृश्य, दृश्य मतलब क्या करना, दिखा दिखा करके, ठीक है, ताकि बच्चे देख करके कुछ क्या कर पाए, उसको इमेजिन कर पाए कि इस किस टॉपिक पे चल रहा है। ठीक है, अब आगे लिखिए, श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु दृश्य श्रवण सहायक सामग्री निम्न प्रकार है। ठीक है, तो लिखिए आगे, अब ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्डर, अब हो गया क्या, टॉपिक लिख लिए, आगे समझाऊं? अब ग्रामोफोन टेप रिकॉर्डर या यहां पर लिख लो मोबाइल, अब जमाना बदल गया, अब आपको टेप रिकॉर्डर भी नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, या तो ग्रामोफोन भी कम मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पे क्या लिख लेंगे, सबका एक माई बाप, और क्या है वो, मोबाइल है। ठीक है, तो मोबाइल पे क्या करना, किसी भी कहानी को, कविता को, भाषण को, वाद विवाद को क्या करना, बच्चों को सुनाना। ठीक है, या किसी के वक्तव्य को सुनाना या भाषण को सुनाना। ठीक है, किसके माध्यम से, टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन के माध्यम से या तो फिर मोबाइल के माध्यम से, ताकि बच्चे उसको सुन सुन करके सीख सके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्या, ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर या मोबाइल कहानी कविता भाषण वाद विवाद को सुन करके क्या करना, सीखना। इतना सिंपल सा पॉइंट पे लिखिए, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, इसी को छोटा क्या दिया हुआ है, रेडियो। रेडियो में जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग गाने भी सुनते हैं, कहानी भी सुनते हैं, कविता भी सुनते हैं, ठीक है, बीच बीच में शायरी भी सुनते हैं, मनोरंजन जो चर्चाएं होती हैं, ठीक है, उसको भी सुनते हैं। तो रेडियो के माध्यम से आप न्यूज भी सुनते हैं, ताकि आप में क्या हो, श्रवण कौशल के साथ साथ ज्ञान का भी विकास हो। ठीक है, तो क्या, रेडियो के द्वारा आकाशवाणी से छात्रों के लिए तरह तरह के उपयोगी शैक्षिक मतलब शिक्षा से संबंधित एवं मनोरंजक, जो भी आपको मनोरंजन लगता है, जैसे गाना वगैरह है, नाटक के बारे में कुछ सारांश बताते हैं, कि समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने में रेडियो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे सुन सुन कर क्या करते हैं, उसको सीखते हैं। समझ में आ गया? अगला लिखिए, चलचित्र मतलब सिनेमा, पिक्चर देखना, मोबाइल से हो, चाहे टीवी से हो, चाहे लैपटॉप से हो, चाहे थिएटर से हो। ठीक है, आवाज सुनाई देने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं। क्यों? अब देखो, खाली सुनने में उतना ध्यान आकर्षित नहीं होता है, लेकिन साथ में अगर फोटो भी दिखते रहता है तो आप आसानी से सीख पाते हैं। सोचिए, इसी को जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अगर यही अगर ऑडियो पॉडकास्ट होता तो क्या होता, आप कुछ देर सुनते सुनते सो जाते, लेकिन अभी जैसे मैं आमने सामने पढ़ा रहा हूं तो आपको ज्यादा रोचक लग रहा है। इससे और ज्यादा रोचक कब लगता, जब मैं पढ़ा रहा हूं और इधर सिनेमेटो चलते रहता। समझ में आ गया? अलग अलग चलचित्र चलते रहता, तो उसमें मेहनत ज्यादा है, उसके लिए अलग से एडिटर चाहिए। अगर मैं अभी चलचित्र पढ़ा रहा हूं तो पीछे पिक्चर चलते रहता, तो आपको और ज्यादा मजा आता। लेकिन अब क्या है,
इतना सारा मेहनत करने के लिए बहुत बड़ा टीम चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बहुत कॉस्टली भी हो जाता है और बहुत मेहनत वाला काम हो जाता है, लेकिन वो बहुत रोचक हो जाता है, आपको और ज्यादा मजा आता है और इंगेजिंग हो जाता। समझ में आ गया? बीच में बच्चे छोड़ ही नहीं पाते, ठीक। तो जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, चलचित्र पिक्चर वगैरह लेकर के जाएंगे, ठीक है। चार्ट पेपर आप अक्सर जैसे बीएड डीएड करते हैं तो आपको क्या बोला जाता है कि यूनिट प्लान जब भी पढ़ाने जाने से पहले आपको क्या बना करके जाना चाहिए, या तो पोस्टर बना लो, क्या, या तो फिर कुछ पॉम्पलेट बना लो, या तो फिर कुछ कॉपी में लिख करके ले जाओ, या कुछ डायग्राम बना करके चल दो, या तो कुछ छोटा छोटा क्या कर लो, कागज का कुछ बना करके ले जाओ, ताकि जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं वो रुचिकर हो जाए। समझ में आ गया? अगला वीडियो, सेम अभी जैसे मैंने बताया सेमी पॉइंटर लिख लो, वीडियो बना मतलब बना करके दिखाना ताकि बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अगला कंप्यूटर, सेम ही है, मोबाइल कंप्यूटर जो मैंने बताया एज इट इज सेम। अब लिखिए मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलने का कौशल, ठीक है, स्पीच वगैरह। हो गया? आगे बढ़ूं? सारे के सारे बच्चे यहाँ तक जितना जो मैंने पढ़ाया है, सारे के सारे बच्चे बताइए कि यहाँ तक क्या कंप्लीट समझ में आ गया? चैप्टर बहुत बड़ा है, याद रखिएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिएगा और छोटे छोटे पॉइंट लिखते रहेगा, ठीक है। और बीच बीच में कमेंट करके बताते रहेगा ताकि इंगेजिंग बना रहे, ठीक है। अब आगे मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या 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 मतलब होता है इसको समझिए, ठीक। अब मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है बोलना, ठीक है। तो मानव प्रधानता अपनी अनुभूति, मतलब आपके मन का जो भी अनुभूति है या मन के आवेग हैं, मनो आवेगों की अभिव्यक्ति मौखिक भाषा में ही करता है। जब भी आपको चाहे गुस्सा हो, चाहे अच्छा लग रहा हो, चाहे बुरा लग रहा हो, चाहे कुछ भी हो, आप मन की अनुभूति कैसे करते हैं? बोल करके करते हैं, ठीक है। अगर बोल नहीं पाते हैं तो फिर आप लिखते हैं। समझ में आ गया? क्या करते हैं? अगर बोल नहीं पाते हैं तो फिर आप लिखते हैं, ठीक है। जैसे स्टेटस में आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं बोल मतलब कुछ नहीं हो पा रहा तो क्या कर दिए, इतना खतरनाक लिख देते हैं कि सामने वाला भी दहशत में आ जाता है कि इसको क्या हो गया है, ठीक है। चलिए अगला, तो मन की अनुभूति को क्या करना? मौखिक रूप से बोलना। अगर नहीं बोल पाते हैं तो फिर लिखते हैं। लिखित भाषा तो गौण और उसकी प्रतिनिधि मात्र है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चारित भाषा है, ठीक है। अब अगला, आधुनिक जनतांत्रिक युग में जीवन की सफलता के लिए मौखिक भाव प्रकाशन या वाणी उतना ही आवश्यक और अनिवार्य है जितना कि स्वयं हमारा जीवन। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को प्रतिपल मौखिक आत्म अभिव्यक्ति की शरण लेनी ही पड़ती है। अगर जिसकी मौखिक अभिव्यक्ति बहुत अच्छा है, जो अच्छे से बोल पाता है, उसका हमेशा से ही अच्छा ही होता है, क्योंकि सारा खेल किस पर है? बोलने पर है। जो बोल पाता है, जो कर लेता है, वो सब कुछ है। समझ में आ गया? ये हर जगह काम आते हैं। अगर सोचो आपके पास ढेर सारे ज्ञान है, आपके पास से ढेर सारा स्किल है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, सामने को बता ही नहीं पा रहे हैं, कुछ होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए सारा खेल। अब आप लोगों का तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बोलो क्यों? आप लोग जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग ही खुद ही नहीं बोल पाएंगे, क्या होगा बच्चों का? सोचिए कितना खतरनाक उन बच्चों का भविष्य होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सीटेट या शिक्षाकर्मी बन जाएंगे या शिक्षक बन जाएंगे, ठीक है, मस्त वेतन पाएंगे 70-80 हजार रुपए, ठीक है। देखिए पैसा पाना अलग है, जीवन बनाना अलग होता है। समझ में आ गया? ये जो फील्ड है ना, बहुत धैर्य, बहुत बहुत ज्यादा, जिसकी परिकाष्ठा से परे है। समझ में आ गया? और मैं आपको एक कटु सत्य बताता हूं, अगर आप में अगर सुनने की अगर क्षमता नहीं है ना, तो आज और अभी से सीटेट का एग्जाम को फाड़ के फेंक दीजिए। समझ में आ गया? बोलो क्यों? ये मेरे 10 सालों का मैं अनुभव बता रहा हूं, ठीक है, कि अगर आप में अगर सुनने की अगर क्षमता नहीं है ना, ठीक है, तो आप शिक्षक बनने का गुण आप में 1% भी नहीं है। बोलो क्यों? सुनने और बोलने, अगर ये दोनों कौशल बिल्कुल भी नहीं है ना लिखने में, ठीक है, तो बोलो क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर? आप क्यों सीटेट क्यों छोड़ देना चाहिए? अब सोचिए आप 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या 100 के 100 बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा? हर पेरेंट्स आएगा आपसे जवाब पूछेगा, हर अधिकारी आएगा आपसे सवाल पूछेगा, हर चीज को सुनाएगा, सुनेंगे, बच्चों की भी सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। शिक्षक का काम होता है सुनना, सामने वाले को फिर प्रतिक्रिया उस हिसाब से देना, उसको बोल पाना, सही जवाब दे पाना। अगर सामने वाला सुना दिया, अगर आपने सही जवाब नहीं दे दिया, उल्टा डिप्रेशन में चल दोगे, मर जाओगे। समझ में आ गया?
तो इसीलिए सुनना है और सुनने के साथ सही तार्किक जवाब देना, बोलना। अगर बोल नहीं पाओगे तो उल्टा गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया। और जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं अपने दाई दादा का, तो वो लोगों के लिए तो और खतरनाक है। बोलते हैं ना, मैं तो अपने बाप के भी नहीं सुनता, इनके के सुनूंगा, तो लोग तो और दहशत में आ जाएंगे। समझ में आ गया। क्योंकि जब आप अधिकारी बनते हैं, ठीक है, या जब आप शिक्षक बनते हैं, तो आपको ये जो फील्ड है ना शिक्षा का, बहुत जिम्मेदारी भरा काम है, बहुत कर्तव्य चाहिए। जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर कुछ भी अगर 19-20 अगर हो जाएगा तो आपके दाई दादा आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? मेरे पास सबूत रहता है कि भाई मैंने सही पढ़ाया गलत पढ़ाया, आप जा करके देख लो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अगर क्लासेस में नहीं है तो, समझ में आ गया। ऐसे बहुत बार होता है। ये जो फील्ड है बहुत जिम्मेदारी भरा काम है, ठीक है। हर पल आपको एनी टाइम सामने वाले का आपके कंधों पर जिम्मेदारी रहता ही रहता है। चलिए अगला, मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य। फिर भी आपके दामन पे दाग लगते ही लगते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके दामन पे दाग ना लगता हो। आप जानते हैं किसको? द्रोणाचार्य को जानते हैं। अच्छे गुरु थे कि बुरे गुरु थे? हाँ, अच्छे गुरु थे या सर्वश्रेष्ठ थे, क्या थे? उन्होंने इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट दिए, जैसे कौन? अर्जुन, दुर्योधन, 5 पांडव, ठीक है। लेकिन सोचो आप उनके शिष्यों में कितने बच्चों को जानते हैं? द्रोणाचार्य कितने स्टूडेंट को जानते हैं आप? 5, 6, 7, 8, उससे ज्यादा नहीं जानता हूँ, ठीक है। जबकि उनके क्लास में 106 लोग पढ़ रहे थे। कितने लोग पढ़ रहे थे? 106 लोग। अब कौन कौन 106 लोग? देखो, 100 दुर्योधन के मतलब कौरव लोग, ठीक, 5 पांडव पढ़ रहे थे, और एक उनका बेटा कौन? अश्वत्थामा। कितने लोग हो गए? द्रोणाचार्य का बच्चा भी तो पढ़ रहा था साथ में, ठीक। तो टोटल कितने हो गए? 106। अब इस 106 में कितने लोगों को जानते होंगे? 7 लोगों को। एक अश्वत्थामा को जानते होंगे, एक इसको जानते होंगे, और इसमें से 1-2 लोगों को जानते होंगे। 2 ही लोगों को जानते होंगे। किसको किसको जानते होंगे? और दुर्योधन उसके भाई को भाई जानते होंगे, बाकी को नहीं जानते होंगे। अब सोचिए, क्या सारे के सारे 106 के 106 लोग श्रेष्ठ हो पाए क्या? क्या सारे के सारे लोग सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाए क्या? क्या 106 के सारे क्या गदाधारी बन पाए क्या? क्या सारे के सारे लोग तीरंदाजी में अच्छे हो पाए क्या? क्या सारे के सारे भाला फेंक में हो पाए क्या? नहीं। तो अब लेकिन फिर भी पेरेंट्स क्या चाहते हैं आज के दौर पे कि हर बच्चा क्या बने? 98% लेकर। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। जब हर उंगली बराबर नहीं हो पाती, सब में अलग अलग गुण होता है, लेकिन इसकी जवाबदारी आपको रहता है। समझ में आ गया। चाहे आप कितने श्रेष्ठ गुरु हो जाएं, फिर भी दाग लगती है। अब इसके ऊपर भी तो सवाल उठाया जा सकता है कि भाई 106 बच्चे थे आपके क्लास में, ठीक है, साथ ही 8 लोग इतने पारंगत हो पाए, बाकी लोग कहाँ गए? बाकी में क्या विशेषता थी आपको पता है? नहीं पता है। समझ में आ गया। तो जब आप गुरु बन जाते हैं तो आपके चरित्र पे दाग लगता ही है कि सर मेरा बच्चा आपके पास पढ़ने गया था, असफल हो गया, या इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ का नहीं होता है। चलिए आगे। तो ये चीज जीवन पर्यंत चलते रहती है, तो ये चीज आपको सुनना, आप में इतना स्किल आना ही होगा। चलिए आगे, मौखिक भाग प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य। अब बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो। अगला, छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना और सिखाना, तथा छात्रों को क्या करना? निसंकोच होकर के अपने विचार अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना। मतलब सिंपल सा काम क्या कि आपको बच्चों में इतना योग्य बनाना है कि वो अपने मन की भावों को सामने तक पहुंचा पाए। समझ में आ गया? ठीक है। अब अगला, छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना। मतलब टपोरी लैंग्वेज ना सिखाना, ठीक है। बच्चे जब बोले तो उनके शैली में इतना जबरदस्त प्रभाव हो कि सामने वाला जब भी कोई सुने तो ओहो आनंदित हो जाए। समझ में आ गया? अगला पॉइंट, छात्र सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना सीखे तथा बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सीखे। अब विराम चिन्ह का क्या मतलब? कई बार एग्जाम्पल बता चुका हूं। कौन सा वाला? वेरी गुड, मारो मत। अब सोचो, अगर एक बच्चा जो है अगर बोलने में अगर अच्छा नहीं है, क्या? मारो मत, जाने दो। अब सोचो, अगर बच्चे को अगर विराम चिन्ह का प्रयोग, इसमें क्या कहा? छात्र सरल हो, ठीक है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना सीखे तथा बोलने में क्या करे?
मुहावरे चिन्हों का विराम चिन्हों का क्या करें, ध्यान रखें। अब इस विराम चिन्ह का क्या बात बोला, अब एक विराम चिन्ह में आपका जान ले सकता है और एक में क्या होगा, आपका जान बच सकता है। अब ऐसा क्यों, देखो ये जो एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि मारो मत जाने दो। अब मारो मत जाने दो में इस कहानी पर क्या समझ में आ रहा है, तो समझो एक में क्या हो रहा है, एक जगह मैं विराम चिन्ह कहां पर देता हूं, मारो, क्या करो, मारो मत जाने दो। तो अगर बोल दिया कि मारो मत जाने दो, क्या होगा, क्या बोल रहे हैं वो बच्चा, अगर भाषा कौशल है और बोल रहा है कि मारो 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 मत जाने दो, क्या होगा, क्या होगा, आपका क्या हाल होगा, मार मार करके फरवरी बना देंगे फिर आपको। ठीक, अब आगे, अब बोल रहा है कि क्या, मारो मत, क्या, जाने दो, क्या होगा, जाने दो। तो मारो मत जाने दो, तो इसमें क्या हो गया, आपका जान बच गया। अब वो बच्चा अगर विराम चिन्ह का अगर प्रयोग नहीं जानता है तो एक में आपका जान चल देगा और एक में जान आपका बच जाएगा। तो ये भाषा कौशल आपको समझना पड़ेगा कि कहां पर आपका ठहराव होना है, कहां पर आपको बोलना है, कहां पर पिच को अप रखना है, कहां पर पिच को डाउन रखना है। ठीक है, जहां अगर दुख की घड़ी की बात चल रही है वहां पर आपको धीरे बोलना है, जहां उत्साहवर्धन की बात चल रही है, जहां पे आपको मोटिवेट की जरूरत है, वहां पर आपको आपका पिच हाई रखना पड़ेगा। समझ में आ गया, ताकि लोगों को उस चीज को अभाव हो, अच्छा लगे, रुचिकर लगे। ठीक है, चलिए अगला, अब विषय के अनुकूल एवं प्रसंग अनुकूल शैली का प्रयोग करना, मतलब जैसा विषय चाह रहा है उसके अनुकूल शब्दों का प्रयोग करना, उससे संबंधित एग्जाम्पल का प्रयोग करना। सोचो अगर मैं, मान लीजिए मैं भाषा पढ़ा रहा हूं, अगर इसमें गणित का अगर एग्जाम्पल दूं तो आपको समझ पाओगे, आप अरुचिकर हो जाएगा। अगर मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं उसे से संबंधित तो कहानी बताऊंगा या प्रसंग बताऊंगा, अगर उसके अपोजिट अगर कहीं और चल दूंगा तो आप क्या बोलोगे कि सर पढ़ाते रहते हैं कहीं और चल देते हैं, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बहुत बार ऐसे, जब हम लोग भी स्कूल लाइफ पे थे तो हमारे भी एक दो प्रोफेसर ऐसे थे जो पढ़ाते रहते थे फिर हम अलग दुनिया में चल देते थे। समझ में आ गया, तो आपके साथ भी ऐसा ना हो। ठीक है, कि आप पढ़ा रहे हैं और एक अलग दुनिया में चल दी, आप जिस में जा रहे हैं उसी में बात करें। ठीक है, चलिए अगला, छात्र में स्वाभाविक ढंग से क्या करना, परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना एवं छात्रों को धारा प्रवाह क्या प्रभाव उत्पादक वाणी में बोलना सिखाना। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप क्या करना, जो भी वार्तालाप है वो क्या हो, परस्पर एक दूसरे से क्या करते रहे, बात संवाद करते रहे, उससे सवाल पूछे, आपने जवाब दिया, आपने बोला, सामने वाले से फिर प्रश्न पूछे। ठीक, उसके बाद क्या हो, धारा प्रवाह कंटिन्यू चलता रहे, ऐसा नहीं कि रुक गया कहानी, थोड़ी देर बोले फिर चुप हो गए, ऐसा नहीं। अगला, भाव उत्पादक हो, प्रभाव हो, सामने वाले के मन में प्रभाव उत्पन्न हो। ठीक है, अगर प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा मतलब कहानी खत्म है। ठीक, अगला क्या हो, वाणी में बोलना सिखाना। ठीक है, मतलब कहां पर पिच को अप करना है, कहां पर पिच को डाउन करना है, कहां अप करना है, कहां डाउन करना है, इस सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगला, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। ठीक है, जब आप अपने मन का बातों को या अपने मन के विचारों को अगर आप अच्छे से अगर आप क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, सामने को प्रकट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको लिखिए। क्या, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं क्या होता है। मौखिक अभिव्यक्ति का क्या मतलब हुआ कि मौखिक रूप से क्या करना, प्रकट कर पाना। ठीक है, तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसको लिखिए। तो क्या, स्व अभाविकता, स्वाभाविकता का क्या मतलब होगा, स्वाभाविकता का मतलब होता है बोलने में स्वाभाविकता हो, क्योंकि बनावटी बोली का प्रयोग हास्यास्पद होता है, अस्वाभाविक भाषा वक्ता को अविश्वसनीय बना देता है और स्वाभाविक भाषा विश्वसनीय बना देता है। मतलब हमको क्या बनाना है कि हम जैसे हैं या जो भी हैं उसको क्या करना, स्वतंत्र रूप से बोलना और एकदम जैसे हैं वैसे प्रकट करना, बनावटी बातों से दूर रहना, जैसे हैं वैसे बोलना। समझ में आ गया, जैसे हैं वास्तविक हो, जैसे हैं वैसे क्या करना, वैसे बोलना। लिखिए, जैसे हैं वैसे बोलना। ठीक है, बनावटी ना हो, इसको क्या कहेंगे, स्वाभाविकता। स्पष्टता, मौखिक अभिव्यक्ति का दूसरा गुण होता है स्पष्टता
बोलने में स्पष्टता होना चाहिए, अति आवश्यक है। जो बात कही जाए वह स्पष्ट एवं साफ सुथरी हो। ऐसा नहीं कि बोल कुछ और रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है। आप सामने वाले को हाथी समझा रहे हैं कि हाथी इतना बड़ा होता है और सामने वाला घोड़ा समझ रहा है। समझ में आ गया? ऐसा कभी ना हो। अगर आप कोई भी चीज समझा रहे हैं, अगर सुना रहे हैं या कुछ भी चीज अगर पढ़ा रहे हैं, अगर सामने वाला उस चीज को नहीं समझ पा रहा है, आप बताना कुछ और चाह रहे हैं और सामने वाला कुछ समझ कुछ और रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उस वार्तालाप का फिर तिल का ताड़ होने वाला है। बहुत बार अक्सर आपके साथ जीवन में होता है कि आपका भाव ऐसा नहीं होता है कि आप सामने वाले को हर्ट करना चाहते हो या सामने वाले को बुरा करना चाहते हो, लेकिन सामने वाले का उतना समझ नहीं होता है। पहला, या तो आपके बोलने के शब्दों में ऊपर नीचे हो जाता है, तो क्या होता है, वो सामने वाला अर्थ का अनर्थ निकाल लेता है और फिर वो तिल का ताड़ बन जाता है और फिर वो इतना बड़ा विकराल हो जाता है कि फिर वो जो है 3-4 घंटा कन्वर्सेशन चलता है और फिर लास्ट में कहते हैं आप तो मेरी सुनती नहीं वाला बात हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए नोट करते चलिए, क्या स्पष्ट हो, जो भी आप कर रहे हैं सामने वाला उस चीज को समझे, या आपके जो भी शब्दों का चयन हो स्पष्ट और साफ सुथरी होनी चाहिए। अगला, शुद्धता। बोलते समय शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जिसको अभी मैंने आपको बताया। अगला, बोधगम्य। मौखिक अभिव्यक्ति में सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इतना भी कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि सामने वाले के सिर से ऊपर चला जाए। जैसे अभी मेरी जरूरत क्यों पड़ रही है? मेरी जरूरत आपको इसलिए पड़ रही है क्योंकि इस किताब पे इतने कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग है कि आपको समझ में ही नहीं आता है। आप अभी जैसे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, आप लोग अक्सर बोलते हैं कि सर आप 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन देते हैं, कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि शब्द शैली ही इतनी कठिन होती है। अगर इसी को अगर आसान शब्दों में दे देता तो और जल्दी समझ पाते। समझ में आ गया? अगला, अब आगे बढ़ूं, यहां तक समझ में आ गया? सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताइए क्या यहां तक समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्या हो? सर्वमान्य भाषा हो। सर्वमान्य का मतलब होता है आपकी भाषा जो शैली है, ऐसे भाषा का प्रयोग करना है जिसको सब के सब समझते हो। ऐसा भी भाषा का प्रयोग नहीं करना है जैसे अगर मान जाओ अगर 50 लोग हैं, 50 का 50 अगर छत्तीसगढ़ी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, तो आप कौन से भाषा का प्रयोग करेंगे? छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करेंगे। अगर सब के सब अगर जो है राजस्थानी बोलते हैं और आप हिंदी बोलते हैं और वहां जाकर के अगर आप भाषण देंगे, जबरदस्त भाषण देंगे हिंदी में, क्या होगा? कोई समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। मतलब जहां जैसा जरूरत है, जहां जैसी आवश्यकता है, आपको सामने वाले को वही चीज देना है ताकि वो समझ पाए, उस चीज को समझे। ठीक है, अगला तो लिखिए, अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से वार्तालाप क्या हो जाता है? नीरस हो जाता है। शिष्टता। वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। अशिष्ट संबंधों को बिगाड़ देता है। शिष्टता मौखिक भाव प्रकाशन का एक अन्य गुण है। तो सिंपल सा बात है, जैसा भाव है मतलब शिष्टाचार तो होना ही चाहिए। जहां रिस्पेक्ट देने की बात आएगी वहां रिस्पेक्ट देना ही है। आपके शब्दों से ही पता चलता है कि आप सामने वाले का कितना सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं। सोचिए, अगर मैं आप लोगों को आप के जगह में अगर तू रे बे से अगर पढ़ाता तो क्या होता? वार्तालाप कितना कठिन हो जाता। आप लोग कुछ देर पढ़ते फिर चल देते। बहुत से ऐसे टीचर होते हैं पढ़ाते बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन उनकी शैली इतनी खतरनाक होती है कि लोग जो है पढ़ना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन ज्ञानी बहुत होते हैं, लेकिन शैली कभी कभी इतना खतरनाक होता है कि डर लगने लगता है। चलिए अगला, मधुरता। मौखिक भाव प्रकाशन का अन्य गुण है मधुरता। कहा भी गया है कि कोयल काको देत है, काका क्या कागा काको लेत, वाणी के कारण मन सबको हर लेत। समझ में आ गया? अर्थात मीठी वाणी का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी दुश्मन को भी अपना बना सकता है। मतलब सिंपल सा बात है, एक वक्तव्य है, मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे गुरु थे, ठीक है, और अभी भी जिंदा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब वो गुरु जी जो हैं अपने जो पापा हैं, ठीक है, पापा सॉरी दादा को, ठीक है, दादा जो है तंत्र मंत्र के ज्ञानी थे। ठीक है, तो ये गुरु जी जो हैं ये बोले कि सर, मतलब अपने दादा को कि दादा मुझे जो है सम्मोहन सीखना है, मतलब ऐसा हो कि मैं किसी को भी मोह लूं। ठीक है, इतना चीज मुझे आना चाहिए। ठीक है, तो मोहनी मंत्र चाहिए बोले। ठीक है, मैं बोला, और गुरु बोले कि ठीक है। ठीक है, तो उसके दादा बोले कि एक काम कर, जो है रात के 2 बजे आना।
ठीक है, 2 बजे आना, 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक जो है उसको जगा करके एक छोटा सा मंत्र पढ़ाने लगे। ठीक है, अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 7वां दिन बोले कि दादा ये क्या करवा रहे हो? तो बोले कि बेटा तू जैसा चाह रहा है ना वैसा कोई मंत्र नहीं होता है। मंत्र होता है किसी को भी मोह लेने का मतलब होता है कि क्या, मधुरता। मधुरता का मतलब होता है मीठी वाणी। मीठी वाणी ही एक ऐसा है कि आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, मोह ले सकते हैं। यही मोहनी है। मतलब आपकी जिह्वा, मतलब क्या, मुखवाणी इतना मीठा हो कि आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, मोहनी बना सकते हैं। समझ में आ गया? ऐसा मंत्र कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। बस ये है कि आपकी वाणी में इतना मिठास हो कि आपका दुश्मन भी आपका अपना हो जाए। बहुत बार हमारा वाणी ही है जो क्या कर देता है, दुश्मन बना देता है। जैसे आपने महाभारत वाला कहानी सुना ही होगा, कौन सा वाला याद है, क्या याद है, द्रौपदी वाला का, कि अंधे का पुत्र क्या होता है, अंधा होता है। वो एक सेंटेंस, मैं नहीं कहता कि महाभारत उसी कारण हुआ, और भी बहुत सारे कारण थे महाभारत होने के, लेकिन वो भी एक छोटा सा पार्ट था कि उसके कारण भी महाभारत हुआ। ठीक है, तो आपके शब्द शैली इतने होने चाहिए कि सामने वाले की आत्मा को मार ना दे। समझ में आ गया? अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, प्रवाह क्या महता। प्रवाह महता का क्या मतलब होता है, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति आ जाती है, अतः मौखिक भाव प्रकाशन में उचित प्रवाह महता होनी चाहिए। मतलब जहां जितना जरूरत है वैसा आपको करना होगा। चलिए अगला, अवसर अनुकूल। ठीक है, अब अवसर अनुकूल का मतलब क्या होगा, जहां पर जैसा भाव है आपको शब्दों का जो ऊपर नीचे पिच जो होना चाहिए उसको उस तरीके से रखना है। जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मौखिक भाव प्रकाशन की अन्य विशेषता, अवसर अनुकूल का भाषा का प्रयोग हर्ष के समय आपके भाव का, चेहरे का जो भाव है या बोली जो है वो क्या हो, हर्ष के समय हो, मतलब खुशी हो। ऐसा नहीं कि किसी के शादी में गए हुए हैं और आपका चेहरा बहुत खुशी की बात है, अब क्या होगा, सामने वाला बोलेगा कि क्या कर रहा है, खुशी दे रहा है कि क्या हो रहा है, उल्टा तकलीफ में है। तो इसीलिए जब हर्ष की बात है तो आपको चेहरे पे भी वो चीज दिखना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए। उल्लास है तो उल्लास, सुख है तो सुख, दुख के समय आपका चेहरे पे भी वो भाव होना चाहिए जब आप सामने वाले के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी के मातम में गए हैं और आप वहां पे ही हा कर रहे हैं, क्या होगा, सामने वाले को बाद में जलाएंगे, पहले आपको उस चिता पे पहले आपको जलाएंगे। समझ में आ गया? तो जैसा आप अवसर अनुकूल, मतलब जैसा सिचुएशन है, जैसा जगह है, ठीक है, आपको वैसा ही बर्ताव करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पर कुछ भी बोल करके आ गए। ठीक है, अगला, दया करुणा, जहां पे दया की जरूरत है वहां पे दया का भाव हो, करुणा है तो करुणा, जिसको सहानुभूति देना है तो सहानुभूति, जहां प्यार है तो प्यार, जैसा भाव जैसा अनुकूल हो वैसे आपको करना है। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है, लचीलापन, जहां जैसा जरूरत वहां पर वैसा, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, अगला पॉइंट, श्रोताओं के अनुकूल भाषा। मतलब शुरू भी बता चुका हूं कि अगर आप राजस्थान में अगर भाषण दे रहे हैं, अगर राजस्थानी हैं, ठीक है, अगर आप वहां जाकर के हिंदी में बोलेंगे और किसी को हिंदी नहीं आती है तो क्या होगा, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अगर वहां पे कहीं पे भी अगर हिंदी नहीं आ रही है तो आपकी भाषा को सुनेंगे या आपकी बोली को सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। फिर आपको एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, आप हिंदी में बोल रहे हो, सामने वाला राजस्थानी में बोल रहा हो। समझ में आ गया? चलिए अगला, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियां। ठीक है, तो लिखिए शिक्षण विधियों में क्या क्या होता है। मौखिक अभिव्यक्ति की कौशल की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन से मेथड से आप अपने मौखिक किसको, अपने कौशल को बढ़ा कैसे सकते हैं, कि आप अपने जो भी मन की बातें हैं आप उसको अच्छे से कैसे बोल सकते हैं, इसको कैसे आप सीखेंगे या बच्चों को कैसे आप सिखाएंगे, इस पॉइंट पर लिखिए। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे देखिए, वार्तालाप। ठीक है, तो शिक्षण सामग्री या पाठ्य विषय पढ़ाते हुए या अन्य मौकों पर छात्रों के साथ अध्यापक वार्तालाप करते हैं, अर्थात शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। वार्तालाप का विषय छात्रों के मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। मतलब जब भी कोई भी चीज अगर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे आप सारे बच्चों को किसमें शामिल करेंगे, वार्तालाप में शामिल करेंगे, मतलब बातचीत में शामिल करेंगे। ठीक है, इस बातचीत में जब आप शामिल करेंगे तो क्या होगा, बच्चे अपने मन के भाव को बोल पाएंगे।
उनके मन में जो भी विचार है उसको बोल पाएंगे। समझ में आ गया क्या? जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो साथ साथ, जैसे मैं अभी आप लोगों से पूछते रहता हूँ ना, ये पॉइंट समझ में आया, तो आप बोलते हैं यस सर समझ में आया। नहीं आता है तो आप पूछते हैं सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। समझ में आ गया? अब तो क्या करना सारे बच्चों, अच्छा जो बच्चे अगर सामने हैं तो उनको जो है ना भाषा का बैरियर मत लगा देना। अगर उनके मन के भावों को अगर आप जानना चाह रहे हैं तो भाषा का बैरियर मत लगा देना। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आपको केवल इंग्लिश में बोलना है तो आप बोल पाओगे? यस और नो? नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश आते नहीं है, लेकिन आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैंने लैंग्वेज बैरियर कर दिया कि आपको केवल इंग्लिश में बोलना है, क्या होगा? आप अपने मन की बात नहीं बोल पाओगे। इसीलिए शिक्षक को होना चाहिए कि जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो सामने वाले को बोलो कि भाई अगर आपको छत्तीसगढ़ी आता है तो छत्तीसगढ़ी में बोलो, ठीक है? हिंदी में आता है तो हिंदी में बोलो, कन्नड़ में आता है तो कन्नड़ में बोलो, तमिल में आता है तो तमिल में बोलो, जिसमें आता है उसमें बोलो, लेकिन आप कम से कम बोलो तो सही, ठीक है? गलत बोलो सही बोलो। जब बोलता है ना बच्चा तब कुछ उसके दिमाग में खुलता है, सही बोले गलत बोले। अगल बगल हंसते हैं तो बोल देना कि भाई मत हंसना, उसको बोलने दो, कम से कम कुछ बोलेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बताया ना, गुड़िया अभी आई है पढ़ने नवोदय सैनिक का, ठीक है? बहुत होशियार है, सब सारे क्वेश्चन बना लेती है लेकिन बोल नहीं पाती है, ठीक है? झिझकती है। तो अभी मुझे छोटा छोटा उसको बोलने के लिए क्या कर रहा हूँ, पहले उसका हॉबी पूछ रहा हूँ, मतलब एकदम छोटे छोटे पॉइंट पे जाना पड़ रहा है जमीन पे, ठीक? तो जब भी आप किसी को मौखिक जब उसको बोलवाने का प्रयास करते हैं तो आपको हर एक चीज को उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हर क्लास में उसके बातचीत पर सामने बिठाता हूँ, बार बार पूछता हूँ समझ आया बेटा? हाँ, जो भी उसके मन में रहता है थोड़ा थोड़ा बोलती है अब, ठीक है? समझ में आ गया? अब आगे सस्वर वाचन। सस्वर वाचन मतलब क्या? थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम जो बोल रहे हैं बच्चा उसको क्या करे, रिपीट करे, ठीक? जैसे पाठ पढ़ाते समय पहले शिक्षक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए, बाद में कक्षा के छात्रों से अनुकरण वाचन या सस्वर वाचन कराना चाहिए। सस्वर वाचन से छात्रों की झिझक व संकोच समाप्त होती है। जैसे आप जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे तो जब भी आपको क्या करते थे, सामने बुला लेते थे और उसके बाद पुस्तक पढ़ते थे, फिर बाकी बच्चे सबके सब क्या करते थे, उसको बोलते थे। या बोर्ड में ऐसे लिखा रहता था, ठीक है? तो कामयाक मंत्र का कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो सारे के सारे बच्चे क्या करते थे, उसको रिपीट करते थे। या सामने अगर कुछ सर लिख दिए हुए हैं कुछ वाक्य तो बच्चे जैसे शिक्षण बोले तो सारे के सारे बच्चे क्या बोलते थे, शिक्षण। अगर सामग्री है तो सामने वाला भी क्या बोलते थे, सामग्री। मतलब बोलेंगे बच्चे जैसे टीचर बोलेगा वैसे बच्चा बोलेगा। अगर टीचर का ही अगर वाचन अगर अच्छा नहीं है, अगर बोलना अगर अच्छा नहीं है तो बच्चे भी क्या बोलेंगे, गलत बोलेंगे। इसीलिए मैं बोला था कि ये जो फील्ड है शिक्षक वाला जो काम है बहुत जिम्मेदारी भरा काम है, ठीक है? बहुत चाहिए। केवल शिक्षक बन जाना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद आपका स्ट्रगल उसके बाद चालू होगा। अभी तो केवल छोटा सा पड़ा है। समझ में आ गया? अभी जो आप जो इतना जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये बहुत छोटा पार्ट है अपने आपके जीवन का, बहुत बहुत छोटा पार्ट। इसके बाद असली स्ट्रगल चालू होगा। समझ में आ गया? चलिए, आपको जीवन का मार्मिकता भी समझाना बहुत जरूरी है ताकि आप शुरू से माइंडसेट तैयार करते चलें, ठीक है? अगला, जैसे बोलते हैं ना, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको राजा बनना है तो आप बनना स्वीकार करोगे? यस और नो? जो राजा का जो जीवन होता है ना बहुत कठिन और बहुत संन्यास से भरा होता है, ठीक है? उसके लिए क्या सुख क्या दुख, क्या धूप क्या छांव, सब एक बराबर चलना पड़ता है। समझ में आ गया? आपने रामायण देखी है? भगवान श्री राम क्या बोलते हैं, जा करके देखा। आप लोग देखते नहीं, यही तो समस्या है। चलिए छोड़ दीजिए, टॉपिक से बाहर भटकूंगा नहीं क्योंकि अभी मैं ही वही चीज का ज्ञान दे रहा हूँ कि आप जब पढ़ा रहे हैं तो क्या हो, टॉपिक पे चलें, ठीक है? तो मैं टॉपिक पे भटकूंगा नहीं, इतना ज्ञान मुझे भी है। चलिए, प्रश्न उत्तर। तो सामान्य विषयों पर या पाठ्य पुस्तकों से संबंधित पाठों पर प्रश्न पूछने चाहिए। यदि छात्रों का उत्तर अपूर्ण या अशुद्ध है तो सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उत्तर को पूर्ण शुद्ध कराया जाए। मतलब जब आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, पढ़ाने के बाद क्या करें, प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछने के बाद अगर बच्चा अगर गलत जवाब दे रहा है तो आप क्या करें, उसको फिर से सुधारें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने द्रोणाचार्य वाला सवाल पूछा था, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया, कुछ बच्चों ने क्या किया, गलत जवाब दिया। फिर उसको मैंने क्या किया, उसको फिर सुधार कर बताया ना। सेम यही सेम काम आपका भी रहेगा कि आप क्या करें, जब भी पढ़ाने लगते हैं तो प्रश्न सामने वाले को पूछें, बच्चों को पूछें। पूछने के बाद अगर सही जवाब दे रहे हैं तो उसके लिए क्या करवाएं, ताली बजवाएं, ताकि उस बच्चे में क्या हो, उत्साह हो।
वो अगली बार फिर से जोश जुनून उनके साथ बोले। और जो बच्चा गलत बोलता है तो उसके मन में गलत धारणा ना हो, तो उसको उसके लिए भी एक बार बोले कि नहीं बहुत बढ़िया प्रयास किया है आपने, ठीक है, लेकिन इसका ऐसा उत्तर होना था, ठीक है। मतलब हमारा काम ये हो कि हमारे क्लास में बच्चे एकदम खुशी खुशी आए, मार पीट के मत आए, समझ में आ गया। पता चला एकदम घसीटते घसीटते लेके आ रहे हैं, ठीक है, दे सर वो आपका क्लास बच्चा नहीं आना चाह रहा था, रोते रोते आ रहा है, देख लीजिएगा, मत बोलिएगा कुछ। क्या मतलब है इसका, ठीक है। हाँ, कुछ उदंड प्राणी है, एक दो बिरले होते हैं जिनको पढ़ाई से कोई मोह माया नहीं है, तो 1-2% को छोड़ दो, जाने दो उसको, फिर उसके लिए फिर जो है ना बकरी खरीद दो, समझ में आ गया। फिर क्यों 1.5 लाख 2 लाख रुपए पैसा खर्च करना, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती करा दो। चलिए अगला। लेकिन ऐसा भी नहीं है अगर कमजोर है तो पूरी तरह से छोड़ दिया, ऐसा वाला भी बात नहीं है, ध्यान रखते चलना है, ठीक है। उसके अनुरूप उससे प्रश्न पूछे कि भैया आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपके पीछे क्या कारण है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जब प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाएगा अपने आप पढ़ना चालू करेगा, ठीक है। चलिए, वो जस्ट मजाक था बकरी वाला, लेकिन जब बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करना है, समझ में आ गया, ठीक है। कि पता चला जब आप टीचर बन गए, सर आपने तो कहा था कि बच्चा अगर कमजोर है तो बकरी खरीदिए, मत खरीदना भाई, उसके सामने का जब प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना कि क्यों नहीं पढ़ना चाहता, उसके पीछे कारण को समझिए। जस्ट अभी कल ही में एक बच्चे का प्रॉब्लम मतलब सॉल्व किए, एक 1-1.5 महीना होगा उस बच्चे को, मतलब करते 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 काउंसलिंग करते 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 समझ में आया, कल वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, समझ में आ गया। 1.5 महीने लग गए मुझे उस बच्चे को समझने में, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, समझ में आ गया। मेरा माथा जो है ना, सिर का पानी जो है ना वो पैर पे पहुंच गया था, समझ में आ गया। कितना दर्द भरा काम है आप लोगों को, इसीलिए कहता हूँ कि शिक्षक वाला जो काम है बहुत जिम्मेदारी भरा काम है। और 1.5 महीने तक मैं सुना भी हूँ पेरेंट्स का, समझ में आ गया। लेकिन एन तेन प्रकार कल उसका उनको जवाब मिला, कल बहुत खुश है, बोले एकदम गदगद हो गया मैं। लेकिन वो 1.5 महीने तक जो सुना हूँ उसका क्या, लेकिन जब मिल जाता है तब मिल जाता है। कल मैं उनके लिए भगवान हो गया, इसके पहले तक दानव था, समझ में आया। तो ये बात है, जब आप किसी को सफल बना देते हैं तो आप उसके लिए भगवान हो जाते हैं, नहीं तो आपसे बड़ा राक्षस कोई नहीं। चलिए अगला, कहानी सुनना, सॉरी कहानी सुनाना, ठीक है, हमेशा सुनाना ही है, सुनना ही है। चलिए, मौखिक भाव प्रकाशन विकसित करने की एक विधि कहानी सुनाना भी है। छोटे बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को भी बीच बीच में कहानी सुनना अच्छा लगता है, मोटिवेट अच्छा मजा आता है, तो बीच बीच में मैं भी कहानी सुनाता हूँ। चलिए अगला, इसलिए अध्यापक को पहले स्वयं कहानी सुनानी चाहिए और उसके बाद छात्रों को सुननी चाहिए। अच्छा लग रहा है तो सुनिए, नहीं तो आया राम गया राम, छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला, चित्र वर्णन। चित्र वर्णन मतलब एक चित्र को यहाँ पे सामने डिस्प्ले पे रख दीजिए। अगर डिजिटल बोर्ड नहीं है तो एक फोटो खरीद लीजिए, फोटो भी नहीं खरीद सकते तो बना लीजिए और उस चित्र के बारे में बताइए कि भाई मैं ये मेरा ये मन का विचार है, ये चित्र ये कहना चाहता है, ये हाथी है और एक घोड़ा, ठीक है। अब आगे तो क्या, छोटी कक्षाओं के बच्चे चित्र देखने में रुचि लेते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए आप में दो तरह का ब्रेन होता है, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन, ठीक है। अब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन का काम होता है लेखन संबंधी चीजों को याद रखना, क्या करना, लेखन संबंधी, ठीक है, जैसे फार्मूला है, जो भी पठन पाठन। लेकिन एक क्रिएटिव पार्ट है, मतलब रंग को, खुशबू को, ठीक है, साउंड को, ये सबको याद रखता है, ठीक है, एक क्रिएटिव पार्ट है, ठीक। अब ये लॉजिकल पार्ट है, एक क्रिएटिव पार्ट है। लॉजिक से संबंधित इसमें काम होगा, जो भी मैथ्स वगैरह पढ़ना होगा, जो भी थ्योरी पढ़ना होगा, ये सब किसका काम होगा, लेफ्ट ब्रेन का, ये अलग विषय है, ठीक है। अब अगला, ये राइट ब्रेन का काम है क्रिएटिव। जैसे राइट ब्रेन बहुत पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट ब्रेन। जैसे अगर मैं आपको छोटा सा गाने का अगर म्यूजिक चला दूं, अगर आपने 10 साल पहले भी सुना होगा तो आप उसको समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज है। लेकिन आप 10 साल पहले वाला अगर कोई पार्ट पढ़ाऊंगा तो आप नहीं समझ, भूल जाएंगे। तो लेफ्ट ब्रेन में कम याद रहता है, राइट ब्रेन ज्यादा याद रहता है। अगर आपको कहीं से अगर खुशबू सूंघा दूं किसी भी व्यंजन का जो आपकी मम्मी बनाती थी बचपन पे, ठीक है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये मेरी माँ का बनाया हुआ डिश है, समझ में आ गया। तो बच्चे अगर कोई पेंटिंग अगर दिखा दूं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इसको फलाना जगह देखी थी। तो बच्चे जो है, छोटे जो बच्चे होते हैं राइट ब्रेन का ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए आप अक्सर देखिएगा छोटे छोटे बच्चों में जितने जो क्लासेस होती हैं सब पिक्चर से ज्यादा रहता है। आप कविता कहानी देख लीजिए, सब ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, चित्रों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो भी प्रकाशन है, जो भी बुक बनाने वाला है उसको पता ही है कि बच्चे किसको देख करके रुचि लेते हैं, चित्रों को। तो जब भी अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे
ज्यादा से ज्यादा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए जब भी आप बीएड डीएड करते हैं, आपके जो भी प्रोफेसर होते हैं कॉलेज के, वो लोग बोलते हैं कि भाई चार्ट पेपर बना करके जाओ। लेकिन आप लोगों को मातम आ जाता है कि ये कैसे टीचर है, कैसे प्रोफेसर है कि इतना एकदम मेंटली टॉर्चर कर देने कि रोज चार्ट पेपर बना के जाओ। कितना बनाएगा? ठीक है, हम लोग भी बोल देते हैं कि सर मैं डिजिटल बोर्ड को उखाड़ के ले जाऊं क्या वहां, ठीक है, डायरेक्ट वहीं पढ़ाऊंगा। तो बोलते हैं नहीं, चार्ट पेपर लेके जाइए। समझ में आ गया? तो ये होता है। लेकिन याद रखिएगा, चित्र देखने से बच्चों में क्या होता है, रुचि होता है। चलिए अगला उदाहरण, गाय का चित्र दिखाकर गायों के बारे में छात्रों से पूछा जा सकता है, वह छात्रों को बताया जा सकता है कि इसी प्रकार चित्र की सहायता से कहानी भी सुनाया जा सकता है। जैसे आप लोग मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं ना, कहानी आती है छोटे छोटे, जिसमें बहुत सारे चित्रों के माध्यम से बताते हैं, जानते हैं ना, कॉमिक्स वगैरह जो आती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कविता सुनना एवं सुनाना। छोटे बच्चे कविता या बालोचित गीत सुनने या सुनाने में काफी रुचि है, इसलिए कविता कंठस्थ करा करके उन्हें कविता पाठ के लिए प्रेरित करना तथा कविता पाठ मौखिक भाव प्रकाशन की शिक्षा के लिए उपयोगी है। मतलब बच्चों को क्या करना, याद करवाना, उसके बाद बोलना कि भाई जो भी चुटकुला आता है, कहानी आता है, कुछ भी आता है, आकर के बोलो। इसीलिए आपके जब आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते रहे होंगे, ठीक है, तो आप क्या होता है कि आज 15 अगस्त है, जो बच्चे जिसको जो कुछ भी आता है, जनौला आता है तो जनौला बोलो, मुहावरा आता है तो मुहावरा बोलो, चुटकुला आता है तो चुटकुला बोलो, कहानी आता है तो कहानी बोलो, कविता आता है तो कविता बोलो। ठीक है, आकर के बोलवाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये होता है, गुरु का मनसा ये होता है कि बच्चा यहाँ स्टेज में आएगा तो एक तो पहला स्टेज का डर गायब हो, पहला, दूसरा सामने बोलने का झिझक गायब हो, ठीक है, ऑडियंस को फेस करने का डर गायब हो। समझ में आ गया? और फिर लास्ट में एक पेन आप लोग पेंसिल दे देते थे या आपको पेन दे देते थे, एकदम दिल गदगद हो जाता था, अरे आज मुझे पेन मिला 15 अगस्त में, पूरा गांव में ढिंडोरा पीट देते थे आप। गलती से अगर आपको कॉपी मिल जाता था बड़ा वाला सबसे, तो फिर तो जान उस दिन त्योहार था आपका। समझ में आया? कह रहे आज फलाने को जो है ना बुक मिला या कॉपी मिला, हम लोग को एक पेंसिल मिला, उतने में तुलना कर लेते थे बच्चे और उसको एकदम जो ना हीरो समझ लेते थे, अरे भाई गदगद हो गया। सेम वैसे ही बच्चे छोटे छोटे चीजों से खुश हो जाते हैं। तो जब भी अगर आपके पास अगर ज्यादा महंगे महंगे गिफ्ट की जरूरत नहीं, छोटे छोटे चॉकलेट रख लीजिएगा, ठीक है, 70-80 हजार रुपए पेमेंट पाएंगे तो 2,000 रुपए खर्च कर ही सकते हैं। ठीक है, बोलेंगे सर अपना पैसा क्यों खर्च करें, करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अच्छा टीचर बनना है तो ऐसे टीचर बनो कि जब आपका विदाई हो तो मतलब गांव में मातम छा जाए। चलिए अगला, नेक्स्ट पॉइंट, वाद विवाद। बालकों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर वाद विवाद करवाया जा सकता है। ठीक है, अपने विचारों का तर्कपूर्ण ढंग से प्रतिपादन करने का प्रशिक्षण देने के लिए वाद विवाद एक उत्तम साधन। तो वाद विवाद के बारे में बहुत जानते ही हैं कि ताकि बच्चे तर्क वितर्क कर पाए। कोई भी एक टॉपिक दे देते हैं कि जैसे हम लोग जब कॉलेज में जाते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, जैसे अभी का सबसे बड़ा ज्वलन समस्या क्या है कि कोरोना काल, मोबाइल आपके लिए अच्छा है या बुरा है, आप इस दोनों पॉइंट पे आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, अच्छा है या बुरा है। ठीक है, साइंस वरदान है कि अभिशाप है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्या होता है, जब वाद विवाद करते हैं ना तो समझ में आता है, एक साइड पॉजिटिव वाला रख दो, एक साइड नेगेटिव वाला रख दो। ठीक है, एक साइड केवल क्या बोलेंगे उसके बारे में अच्छा अच्छा चीज बोलेंगे, एक साइड वाले केवल नेगेटिव बोलेंगे। जैसे आप लोगों के पास अक्सर एक टॉपिक आता है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, बहुत बार आपके पास टॉपिक आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, बहुत सारे नक्सली के बारे में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखना। अभी सबसे बड़ा ज्वलन समस्या क्या है, जंगल कटाई। कौन सा? हसदेव, हसदेव जंगल बचाओ अभी सबसे बड़ा ज्वलन समस्या है। ठीक है, अब आगे, पाठ का सार। पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ या रचना को पढ़कर छात्र से उस पाठ का सार सुनना और मौखिक अभिव्यक्ति का अन्य उपयोगी साधन देना। मतलब आपने एक कहानी सुनाया और बच्चों को बोले कि भाई इसका आप सार समझाओ कि क्या समझ में आया आपको, समझ में आ गया? तो लिखिए पाठ का सार वाद विवाद। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब सारे के सारे बच्चों का बहुत कहानी सुना दिया, कितना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। ठीक है, एक टॉपिक अगर खत्म होगा तो इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, फिर पार्ट 2 बनाएंगे, मतलब अगला पार्ट बनाएंगे। ठीक है, भाषण लिखिए। भाव प्रकाशन का एक सशक्त साधन है, परंतु भाषण छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। मतलब बच्चा जिस लेवल का उस हिसाब से तो भाषण दोगे। पता चला आप इतना हाई क्वालिटी की, इतना हाई लेवल का अगर आपने भाषण दे दिया कि उसके सिर से ऊपर चला जाए। जैसे मैं IIT खड़गपुर गया हुआ था, वो कहानी तो एकदम जानदार था। ठीक है, मतलब
उस क्लासरूम पे या उस ऑडिटोरियम पे क्या क्या चीजें थी आप मुझे बता सकते हैं? मतलब मैं इतना बता सकता हूँ कि मुझे जो लेक्चर था वो जबरदस्त था मेरे लिए, मतलब बहुत यादगार। समझ में आ गया? कहानी शुरू हो गई तो एकदम दिल गदगद हो जाएगा, बोलोगे सर अरे भाई जान दे। ठीक है, पता है क्या हुआ था? मैं गया हुआ था इंजीनियरिंग टाइम पे खड़गपुर, IIT खड़गपुर। ठीक है, अब सेमिनार था। ठीक है, अगर आप उनको पीछे से देख लिए तो मानो लड़की लगेगा। ठीक है, उतने लंबे लंबे बाल। ठीक, अब उनका जो इंग्लिश एक्सेंट था वो इंग्लैंड से आए हुए थे। ठीक है, अब वो सामने वाले जो है इंग्लैंड से आए हुए हैं और लेक्चर दे रहे हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, अब उसके बाद ज्योग्राफी में भी किसके बारे में? स्टोन के बारे में बता रहे हैं। और उस समय पे अब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टोन के बारे में सुन रहे थे, तो शुरू का 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक मेरा जो है दिमाग जो है उनके लैंग्वेज को, उनकी बातों को ट्रांसलेट करने का प्रयास किया। ठीक है, शुरू शुरू इंग्लिश था, हम भी छत्तीसगढ़ी मीडियम वाले आदमी, गवर्नमेंट स्कूल के पढ़ करके इंजीनियरिंग कॉलेज गए हुए थे, तो शुरू में इंग्लिश को समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो शुरू के 10 मिनट 15 मिनट तक समझने का प्रयास किया। उसके बाद 20 मिनट हुआ, 25 मिनट हुआ, फिर मैं जो है ना जब क्लास में आया ना तो क्या समझ में आया, तो मैं बताया कि इस ऑडिटोरियम में जो है टोटल 22 AC लगे हुए थे। ठीक है, 40 पंखे लगे हुए थे। ठीक है, इतने सारे पर्दे लगे हुए थे, मैं गिन के बता दिया। ठीक है, और उसके 20 30 40 मिनट के बाद ठीक है मेरे नाक से आवाजें आने लगी। ठीक है, और जब लेक्चर खत्म हुआ तो बगल वाला बोला कि अब चल खत्म हो गया। ठीक है, तो ये था, गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरी थी कि उस समय मुझे वो इंग्लिश नहीं आती थी। समझ में आ गया? उनका जो सेंटेंस जो बोल रहे थे वो उस चीज के बारे में मैं अबसदा नहीं जानता था, क्योंकि इतना सारा हाई लेवल का वो पढ़ा रहे थे कि वो मेरे लिए एकदम जो है ना बहुत अपरंपार था, और मैं एकदम छोटा बच्चा था उस जमाने पे उस चीज को समझने के लिए। हाँ, अगर उसी लेक्चर को अगर आज सुनूंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन उस समय नहीं समझ। ठीक वैसे ही जब आप बच्चे को जब भी पढ़ाते हैं तो आपका जो बौद्धिक स्तर हो या मानसिक स्तर, उनके लेवल का आपको पढ़ाना होगा। ठीक है, फिर मेरे जैसा कहानी हो जाएगा, फिर वो बच्चा जो है ना अगल बगल ऐसे देखते रह जाएगा। समझ में आ गया? इस कहानी को सुनाने का मार्मिक क्या समझ में आया कि आपको अपने क्लासरूम पे उन भाषाओं का प्रयोग करना है, या उन शब्दों का प्रयोग करना है, या उन कहानियों को प्रयोग करना है जो बच्चे उस लेवल के हों, उस स्तर के हों। समझ में आ गया? चलिए, नहीं तो लास्ट में फिर बोलेंगे सर हाँ 2 पंखे हैं 1 लाइट है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, फिर या तो लास्ट में क्या रफ कॉपी के पीछे में फिर जो है ना आपके लिए कार्टून बनाएंगे, ऐसा 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 वाला, ऐसे ऐसे फिर बनाएंगे फिर आपके लिए। हाँ, गड़बड़ हो जाएगा फिर पता चला कि पूरा जो है ना रफ कॉपी जो है ना ड्राइंग कॉपी बन जाती है। फिर नाटक, ठीक है, द्वारा भाव अभिव्यक्ति का अच्छा अभ्यास हो जाता है। रंगशाला में बालक को आंगिक, वाचिक एवं भाव के अभिनय को क्या करना? दीक्षा सफलता पूर्वक मिल सकती है। समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए, नाटक प्रयोग करना। ठीक है, ताकि बच्चे नाटक के माध्यम से अपने भाव को अभिव्यक्त कर पाए, बोल पाए, सुन पाए, अभिनय कर पाए। ठीक है, चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छा हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है स्वतंत्र आत्म प्रकाशन। स्वतंत्र आत्म प्रकाशन का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम अगले पार्ट में इसको देखेंगे। ठीक है, बालकों को विभिन्न घटनाओं, दृश्यों या व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अनुभव सुनाने का अवसर देकर अध्यापक मौखिक भाषा का अभ्यास करा सकता है। देखो, हर किसी को अपने मन की बातें कहने अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों को सुनाना अच्छा लगता है, वैसे हर किसी को अच्छा लगता है कि वो सामने वाले को कुछ सुनाए, कुछ बोले। ठीक है, तो ठीक वैसे ही बच्चों को जो है उनके जीवन के कुछ भी अनुभव जो अच्छे हों, ठीक है, उनको सुनाने बोलना। कि कैसे सुनाने बोलना? कि आपको क्या चीज अच्छा लगता है। ठीक है, अब अभी जैसे मैंने अभी बताया कि एक बच्ची जो है होशियार है लेकिन बोल नहीं पाते, अब उसको मैं कैसे सुना रहा हूँ, कैसे सिखा रहा हूँ? ठीक है, तो उसको ये बोल रहा हूँ कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बनाना अच्छा लगता है, क्या खाने में अच्छा लगता है, आपकी हॉबी क्या है। ठीक है, आपको पढ़ने में क्या अच्छा लगता है, आपको क्या लगता है, मतलब सारी चीजें उसके रुचि के बारे में बात करना, जो उसको अच्छा लगता हो। तो जो बच्चों को जो अच्छा लगता हो उससे संबंधित क्या बोलना उनको, कि आप उसके बारे में कुछ बोलिए जो आपको अच्छा लगता है। क्या? सामने वाले को जो अच्छा लगता है उसी के बारे में क्या करना? बोलना। ठीक है, क्या करना? बोलने के लिए प्रेरित करना। समझ में आ गया? नोट करिए। अब कितने सारे टॉपिक बच गए हैं, इसको एक बार मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूं, फिर अगले पार्ट 2 पे हम इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए, मौखिक भाव प्रकाशन से संबंधित शिक्षण की सामग्रियां या सावधानियां।
ये देखिए ये एक पॉइंट है, पठन कौशल है, ठीक है, पठन के प्रकार है, ठीक है। उसके बाद इसी में आगे जाएंगे आप, ठीक। तो यहाँ क्या है, पठन कौशल का महत्व है, ठीक है। उसके बाद पठन कौशल के उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद पठन कौशल की विशेषता, पठन कौशल की ये, ठीक है। तो अभी आप क्या देख रहे थे, अभी केवल मौखिक देख रहे थे, उसके बाद आप क्या देखेंगे, केवल पठन 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 पठन। पठन के बाद क्या आएगा, फिर लेखन 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 आएगा। लेखन लेखन के बाद क्या आएगा, फिर अगला क्या पॉइंट आएगा, लेखन के बाद लास्ट क्या बच जाता है, हो गया कंप्लीट। उसके बाद विगत वर्षों के प्रश्न, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। अभी हम क्या देख रहे थे, केवल मौखिक मौखिक देख रहे थे। अगले वाले में फिर क्या देखेंगे, इसी का आगे, ठीक है। तो सुनने के बाद आज हम लोगों ने क्या देखा, मौखिक देखा, ठीक है। तो मौखिक भाव प्रकाशन संबंधित एक टॉपिक बच गया है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर अगला क्या जाएगा, पठन कौशल, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक इसको लिखिए, क्या, मौखिक भाव प्रकाशन संबंधित शिक्षक की सावधानियां। तो जब भी आप मौखिक भाव प्रकाशन से संबंधित अगर शिक्षक की सावधानियां क्या होनी चाहिए, तो बच्चों के साथ जब भी आप पढ़ें या पढ़ाएं या उनको बोलने के लिए बोलें, तो क्या करना, बच्चों की त्रुटियों को ठीक कराने के लिए स्वर यंत्रों का साधा जाए, ठीक है। क्या, उनकी गलतियों को क्या करना, ठीक करना। अगला, यदि प्राकृतिक कारणों से बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है, तो उसके माता पिता को सूचित करना चाहिए एवं डॉक्टरों से उचित चिकित्सा करवानी चाहिए। कुछ बच्चे जैसे क्या नेचुरल है, जैसे कुछ बच्चों का जिप कट जाता है या होंठ कट जा रहा था तो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, या कुछ क्या होता है, कंठ वगैरह में कोई प्रॉब्लम होता है, तो जाकर के माता पिता से बोल करके डॉक्टर का चिकित्सा करवाना, अगर पॉसिबल है तो, अगर उनके बजट में है तो। चलिए अगला, शिक्षक स्वयं बोलने का दृष्टांत पेश करे जिससे तेजी, शीघ्रता और क्रोध ना हो। बच्चों को क्लास इतना अच्छा लगे, हंस हंस करके पढ़ाना, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, हाँ, लेकिन सब में संतुलन हो, इतना भी हंसी मजाक ना हो कि आपको हमेशा क्या कर दें, ए सर की क्लास में हंसी मजाक चलता है, फिर आपको एकदम नेग्लिजिबल कर दें। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर होते हैं जिसको जो है, जब आप जरूरत से ज्यादा अगर किसी बच्चे के साथ घुल मिल जाते हैं ना, तो आपको वैल्यू देना खत्म कर देते हैं, समझ में आ गया। तो इतना भी ज्यादा घुल मत मिल जाना कि आपका वैल्यू खत्म हो जाए, और इतना भी ज्यादा कठोर मत हो जाना कि लोग आपसे पूरी तरह से कट जाए, समझ में आ गया। मतलब सब में संतुलन होना चाहिए। अगला, नेक्स्ट पॉइंट, बालकों में किसी भी प्रकार का संकोच ना आने पाए, मतलब कुछ भी बोलने पे, मतलब आपको इतना में होना चाहिए कि सामने वाला आपको कुछ कह सके, उसमें संकोच ना हो, ठीक है। अगला, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने और पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि वो बच्चा बार 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 क्या करे, सीख सके, अभ्यास से ही क्या हो, पारंगत हो। बहुत बार स्कूलों में क्या होता है, जो अच्छा बोलता है उसको सामने बुला लेते हैं, जो अच्छा नहीं बोल पाता वो फिर पीछे का पीछे रह जाता है। आप अक्सर क्लासरूम पे देखना, जैसे 40 लोगों का क्लासरूम में, शुरू के 4-5 लोगों को पूछने समझ में आया, हाँ समझ में आ गया, पीछे वाला फिर हो गया काम, फिर अगला टॉपिक। तो ऐसा कभी भी मत करना। अगर हाँ, अगर आपके पास थोड़ा सा अगर लगता है कि उन बच्चों का भला करना है तो करना, ठीक है। हाँ, 2-4 बच्चे उपद्रव होंगे आपके क्लास में। कौन उपद्रव होंगे, आपसे नहीं पढ़ूंगा, बाहर ट्यूशन पढ़ लूंगा, क्या, आपसे नहीं पढ़ूंगा, ट्यूशन पढ़ूंगा, 2-4 उपद्रवी होते ही है। आपके स्कूलों में ये भी मिलेंगे, क्योंकि ये जीवन का मार्मिक सत्य है कि आजकल के बच्चे कौन से कल्चर पे जा रहे हैं, ट्यूशन वाले कल्चर पे जा रहे हैं। तो 2-4 बच्चे कल्चर होंगे, उनको आपको शिक्षा का आपको जरूरत नहीं है, तो उनको भाई बोल दे कि आज के लिए दूध भात है, छोड़ दो, फिर इनको कर दो, क्योंकि उसको प्यास नहीं, जिसको प्यास नहीं है पानी पिलाने का नहीं, समझ में आ गया। जिसको क्या है, ना भूख हो ना प्यास हो, उसको जबरदस्ती अगर खाना देंगे छोड़ देगा आपके प्लेट से। जैसे आप बफर सिस्टम में जब जाते हैं ना, पार्टी में, शादी के पार्टी में जाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, आधा फेंक देते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, फेंक देते हैं, क्यों, आपको भूख नहीं है। उसी को अगर आपको 4 घंटे अगर खेत में काम करवा दें और उसके बाद जो है ना बासी और केवल नमक दे दें, तो प्याज में ही खा लेंगे भाई, समझ में। उस समय भूख रहता है, भूख हर खाना को मीठा स्वादिष्ट बना देता है, ठीक है। आपका मसाला स्वादिष्ट नहीं बनाता, आपका भूख किसी भी भोजन को अच्छा बना देता है, समझ में। अगर भूख है तो नमक मिर्ची भी अच्छा लगने लगता है, अगर भूख नहीं है तो 56 भोग भी बेकार आपकी। चलिए अगला, तो जब भी बच्चों में अगर भूख नहीं है तो या तो भूख पैदा कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद खाना खिलाओ। मतलब अगर कोई बच्चा जैसे अगर नहीं सीखना चाहता है तो आप उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दो, इतना इंटरेस्टिंग बना दो कि वो आपको, उसको भूख लग जाए कि मुझे सर से ही पढ़ना है, फिर उस सर को छोड़ दे,
इतना काबिलियत होनी चाहिए। अगर वो चीज अगर आप में नहीं है तो फिर तो किनारे ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट। नेक्स्ट, भाषा क्षेत्रता प्रांतीय एवं व्याकरण दोषों से रहित हो, बोलते समय सस्वरता व भाव अनुसार वाणी के उतार चढ़ाव पर भी ध्यान देना चाहिए। वही सेम चीजें हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आगे अगले पार्ट पे अभी थोड़ी देर बाद जितने जो एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगले पार्ट पे अभी फिर से देखेंगे, 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कल हम इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। पठन कौशल क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। पठन कौशल क्या है, ठीक है, पठन कौशल के प्रकार क्या है, ठीक है, उसके बाद पठन कौशल से संबंधित हम क्या देखेंगे, उसके मौन के उद्देश्य पठन क्या है, मौन पठन के भेद क्या है, पठन कौशल का महत्व क्या है। उसके बाद हम देखेंगे क्या पठन कौशल के उद्देश्य क्या है, पठन के आधार क्या है, पठन की विशेषताएं क्या है, पठन कौशल की शिक्षण विधियां क्या है। उसके बाद इसी के आगे अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां क्या है, ठीक है, और इस तरीके से अगले पार्ट में पठन सामग्री त्रुटियां भी देखेंगे। पठन संबंधी जितने भी चीजें हैं उसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग सारे के सारे बच्चे मुझे फीडबैक दीजिए कि क्या जितना जो अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, क्या कंप्लीट समझ में आ गया। जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे एप्लीकेशन पे हो, ठीक है, चाहे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हो, सारे के सारे मुझे बताइए कि क्या जितना जो अभी मैंने पढ़ाया और बीच में जो 3-4 कहानियां सुनाई, क्या आपको समझ में आया, क्या आपके जीवन पे वो प्रभाव डालती हैं। और लास्ट में आपसे एक प्रश्न है कि क्या शिक्षक का काम कितना जिम्मेदारी भरा काम है, आप कमेंट में करके जरूर जाइएगा। और आप आने वाले भविष्य में क्या बनना चाहते हैं उसको भी कीजिएगा, और आप उसके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे कमेंट पे जरूर दीजिएगा। और जो भी बच्चे डिस्क्रिप्शन पे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप निःशुल्क में टेस्ट पेपर दिला सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा प्ले स्टोर से और जाकर के निःशुल्क जो है आप टेस्ट दिलाइएगा। इस टॉपिक से संबंधित या सीटेट या सीजीटेट से संबंधित जितने जो क्वेश्चंस आते हैं, सारे के टेस्ट पेपर आप दिला सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को, जो बच्चे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको ग्रुप से जुड़ना होगा तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 9669334253। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास आना चाहते होंगे तो इस ऑफिस का पता है हमारा घंटाघर के पास चाहे 62 एमपी नगर, डॉक्टर दानी आई हॉस्पिटल के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। ठीक है, जिन बच्चों को सीजीपीएससी की तैयारी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे ट्यूशन क्लास हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, नवोदय, सैनिक, मिलिट्री का, ठीक है, क्लास 1 to 12 जो भी तैयारी करना चाहते होंगे, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं सेकंड पार्ट पे और ढेर सारे कहानियों के साथ और मजेदार टिप्स और ट्रिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।